सो यस, आज से हम जो है वो ऑडिटिंग जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑडिटिंग के अंदर हम जो है सबसे पहले जो है कौन सा चैप्टर जो है पढ़ेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है। जो चैप्टर जो है वो हमारे को बताएगा कि ऑडिट का मतलब क्या होता है, एरर्स कितने टाइप के होते हैं, ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन के अंदर डिफरेंस क्या होता है, बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, ऑडिट जो है वो कौन करता है, जैसे कि ऑडिट जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, एंड जो है वो जो बुक कीपिंग का काम होता है वो बुक कीपर करता है। ऐसे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। ये जो चैप्टर है ये आपके लिए बेस है। आपको इस चैप्टर की अच्छे से नॉलेज होगी तो आप इजीली जो है ना आगे की साइड जो है वो आपको ना कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो है कम जो है वो दिक्कत रहेगी, एंड आपको क्लैरिटी अगर अच्छे से रहेगी तो आप अच्छे से जो है वो आगे की भी जो चीज़ें जो है वो अच्छे से कवर अप कर पाओगे। सो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो है वो चैप्टर है आपके सिलेबस के लिए। सो आर यू गाइज एक्साइटेड अबाउट लर्निंग ऑल दिस? सो वट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑडिटिंग का चैप्टर नंबर 1, या फिर आप जो है बोलो लेसन नंबर 1 जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन का। इस चैप्टर के अंदर हम जो है वो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्या रहने वाले हैं कि हम ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग सीखेंगे, डेफिनेशन ऑफ ऑडिट जो है वो सीखेंगे, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग जो है वो सीखने वाले हैं, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है, ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं ऑडिट के, कितने टाइप के एरर्स होते हैं, एंड कैसे जो है वो फ्रॉड को डिटेक्ट एंड प्रिवेंट किया जाता है, फ्रॉड जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, एंड एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग एंड लाइक ऑन। तो सबसे पहले जो है वो हम ये स्टार्ट कर लेते हैं कि ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है। डेफिनेशन जो है वो ऑडिट की क्या होती है। देखो, डेफिनेशन जो है ना ऑडिट की तीन जो है वो राइटर्स, देखो राइटर्स ने ना अपने अपने हिसाब से जो है ना ऑडिट की डेफिनेशन दी है। अब तीन राइटर्स हैं जिन्होंने जो है वो ऑडिट की डेफिनेशन दी है। एक तो स्पाइसर एंड पैगलर है, एक आरबी बॉस है जिसने जो है वो डिफाइन करी है, और एक एमएल शिंडले है जिन्होंने जो है वो ऑडिट की डेफिनेशन जो है वो डिफाइन करी है। सबसे पहले जो है वो आप जो है ना ऑडिट का मतलब समझो कि ऑडिट वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ है। ऑडिट जो वर्ड है ना, वो ऑडिट वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड ओडायरे से जो है वो ओडायरे से जो है वो हुआ है, कि जिसका मतलब होता है कि ये सुनना, मीन्स टू हियर, हियर जो है वो सुनना, कि जो है वो इसी से जो है वो ऑडिट जो है वो डिराइव हुआ है। अब जो है वो स्पाइसर एंड पैगलर है, स्पाइसर एंड पैगलर ने ना ऑडिट की डेफिनेशन बताई है हमारे को। स्पाइसर एंड पैगलर ने क्या कहा कि ऑडिट का मतलब क्या है। ऑडिट का मतलब इसने कहा कि हम बुक्स का एग्जामिनेशन कर रहे हैं। हम किसका एग्जामिनेशन कर रहे हैं? ऑडिट का मतलब है कि जो है वो बुक्स का एग्जामिनेशन हो रहा है। एग्जामिनेशन किसका हो रहा है? बुक्स का एग्जामिनेशन हो रहा है, अकाउंट्स का एग्जामिनेशन हो रहा है, या फिर जो बिजनेस के वाउचर्स वगैरह होते हैं ना, उनका एग्जामिनेशन जो है वो कौन कर रहा है? कौन कर रहा है एक बुक्स वगैरह का एग्जामिनेशन, या फिर अकाउंट्स का एग्जामिनेशन, या फिर वाउचर का एग्जामिनेशन? ऑडिटर जो है वो एग्जामिनेशन कर रहा है। कौन एग्जामिनेशन कर रहा है? कौन कर रहा है एग्जामिनेशन? ऑडिटर कर रहा है, हम नहीं। ऑडिटर जो है वो एग्जामिनेशन कर रहा है। वो क्या सेटिस्फाई करेगा? वो जो है वो बुक्स को देखेगा, वो अकाउंट्स को देखेगा, वो वाउचर्स को देखेगा। कौन? ऑडिटर। और वो अपने आप को क्या सेटिस्फाई कराएगा? वो अपने आप को ये सेटिस्फाई कराएगा कि जो क्लाइंट है उसने बैलेंस शीट को प्रॉपर्ली ड्रॉन करा हुआ है, ताकि वो जो है वो क्या दे पाए? अपना ट्रू एंड फेयर व्यू दे पाए। ताकि वो जो है वो क्या आप दे पाए? अपना ट्रू एंड फेयर व्यू दे पाए। स्टेट ऑफ अफेयर जो भी बिजनेस के जो है वो ऑपरेशंस वगैरह चल रहे हैं ना, उनके ऊपर जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो दे पाए। एंड वो ये बता पाए वेदर जो है वो वेदर जो बैलेंस शीट है वो ढंग से बनाई गई है, एंड वो ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो दे रही है ऑफ द स्टेट ऑफ द अफेयर, जो जैसे बिजनेस चल रहे हैं उसके हिसाब से ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो दे रही है नहीं दे रही है। एंड वेदर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो भी ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है नहीं दे रहा है, जो भी प्रॉफिट और लॉस जो भी इंकर्ड करा है। मतलब ऐसा तो नहीं घपलेबाजियां हो रखी है बैलेंस शीट वगैरह के अंदर। एक्चुअली में जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब है यहाँ पर कंप्लीटनेस होनी चाहिए, यहाँ पर एक्यूरेसी होनी चाहिए, एंड यहाँ पर ऑथेंटिकेशन वगैरह होनी चाहिए प्रॉपर। मतलब ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीटली तरीके से पोस्टेड वगैरह हुई हुई हैं। बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट्स हैं वो हैं एक्चुअली में, मतलब मैनेजमेंट के पास सच्ची में वो एसेट्स हैं। एंड अगर मैं बात करूं जो है वो मतलब कि किसकी बात करूं, अगर मैं जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो सही से है। मतलब एंटिटी ने अपना रिवेन्यू जो है वो सही से बुक करा हुआ है, ना अपने रिवेन्यू को जो है वो कम दिखाया हुआ है, मतलब अंडर स्टेटेड तो नहीं करा हुआ है, एंड ना जो है वो ओवर स्टेटेड करा हुआ है कि मतलब ज़्यादा जो है वो कुछ जो है खाया हुआ है, तो ऐसा तो नहीं करा हुआ। वो एक ऑडिटर को जो है वो चेक करना पड़ता है। वो जो है वो कैसे चेक करेगा? जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन होगी उसका वो बेस्ट यूज़ करेगा, एंड जो भी एक्सप्लेनेशन उसको दी गई है ना उसका वो बेस्ट यूज़ कर कर जो है वो ये देखेगा जो भी एंड जो भी बुक्स में शोन हुई हुई है
कि और वो जो है वो अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा। तो मैं बताता हूँ आपको, देखो एक बात समझो, ये जो ऑडिटिंग में जो ये इंट्रोडक्शन है ना, इसके अंदर एक होता है पर्सन ऑडिटर। ऑडिट में कौन होता है? ऑडिटर। ऑडिटर जो होता है, ऑडिट कौन करता है? ऑडिटर जो है वो ऑडिट करता है। ये कौन ये किसका, ऑडिटर का काम क्या होता है? ऑडिटर जो है वो क्या करता है? ऑडिट करता है। ठीक है। अब ये जो ऑडिट है ना, ऑडिट के अंदर जो है वो क्या करा जाता है? देखो ऑडिट के अंदर जो है वो सबसे पहले मैंने आपको अभी कौन सी डेफिनेशन बताई? मैंने आपको स्पाइसर एंड पैगलर की डेफिनेशन बताई। स्पाइसर एंड पैगलर ने क्या कहा कि ऑडिट क्या है? ऑडिट जो है वो क्या है? ऑडिट जो है, इसने बोला बुक्स का एग्जामिनेशन है। किसका एग्जामिनेशन है? बुक्स का एग्जामिनेशन है। बुक्स का एग्जामिनेशन है, अकाउंट्स का एग्जामिनेशन है। आप बुक समझ रहे हो ना, बुक ऑफ अकाउंट जो भी क्लाइंट वगैरह मेंटेन करता है ना, उसका एग्जामिनेशन है। या फिर जो उसने अकाउंट्स बही खाते बनाए हैं उसका एग्जामिनेशन है। या फिर वो जो वाउचर्स वगैरह नहीं होते, उसका जो वाउचर्स वगैरह, जो आपने वाउचर्स वगैरह देखे ही होंगे, ठीक है, तो उनका जो है वो, उनका जो भी आप जैसे आप कहीं पे जाते हो, जैसे कोई सामान जो है वो हैवी आइटम परचेज करते हो, तो वो आपको वाउचर वगैरह भी देते हैं। ठीक है, ये तो आपने जो है खरीद लिया। अब जो है वो, अब किसके एंड पे बात चली जाती है? ऑडिटर के एंड पे बात चली जाती है। अब ऑडिटर को भी तो देखना है कि जो क्लाइंट है, क्लाइंट के जो बुक्स हैं वो ठीक से बनाए गए या नहीं बनाए गए हैं। ये कौन चेक करता है? ये ऑडिटर जो है वो चेक करता है। ठीक है, ऑडिटर को क्या अब करना है? अपने आप को सेटिस्फाई कराना है। इन चीज़ों को चेक करके क्या करना है? बस इनको चेक करना ही ऑब्जेक्टिव है। द आंसर इज़ नो। उसको जो है वो ये क्यों चेक कर रहा है? उसको अपने आप को क्या करना है? सेटिस्फाई कराना है अपने आप को। उसको अपने आप को क्या कराना है? सेटिस्फाई कराना है। कि किस चीज़ के लिए सेटिस्फाई कराना है? दो चीज़ें हैं। जैसे एक तो आ जाता है कि बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट जो है वो क्या है? बैलेंस शीट जो है वो सही से बनाई हुई है, मतलब वो प्रॉपरली जो है वो सही से बनाई गई है, कि वो प्रॉपरली जो है वो सही से बनाई गई है। उसे जो है वो अपने आप को ये सेटिस्फाई करना है। उसे क्या सेटिस्फाई करना है? कि बैलेंस शीट जो है वो सही से बनाई गई है, मतलब वो जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रही है। अब ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब है वहाँ पर जो है वो सारी ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट है, एक्यूरेट है, एंड जो है वो वैल्यूएशन वगैरह सही से हुआ है। ठीक है, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी है, एंड जो है वो मतलब सही से जो है वो वैल्यूएशन वगैरह भी सही से हुआ है। जो भी चीज़ें हैं, एसेट्स वगैरह हैं, सब कुछ चीज़ों का वहाँ पर उसका मतलब होता है ट्रू एंड फेयर व्यू हो गया, कि वो मतलब सारी ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट वगैरह हैं। देन उसको जो है वो क्या करना है? उसको ये भी देखना है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो भी जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो भी ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है। जो भी प्रॉफिट और लॉस जो भी एंटिटी ने इंकर करा है ना, उसका ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब है क्या? कि जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू यहाँ पर जो है वो, कि वो रिवेन्यू को जो है वो ज़्यादा बुकिंग या फिर जो है वो कम बुक तो नहीं कर रखा, डिपेंडिंग अपॉन कि जो है वो मतलब उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या रहने वाला है। मोस्टली जो है वो क्या करते हैं क्लाइंट जो है वो अंडर रिपोर्ट करने की कोशिश करते हैं रिवेन्यू को। तो ऑडिटर को यही चेक करना है कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ऐसे एक्सपेंसेस जो हैं वो, एक्सपेंसेस भी जो है वो कम, जो एक्सपेंसेस ज़्यादा तो नहीं दिखा रखे हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा तो नहीं, एंड रिवेन्यू कम दिखाकर प्रॉफिट को कम तो नहीं बुक कर रखा है। ऐसे यही जो है वो कौन चेक करता है? ऑडिटर जो है वो चेक करता है। ऑडिटर को अपने आप को यही सेटिस्फाई कराना पड़ता है। अब वो कैसे जो है वो करेगा? जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास में बेस्ट अवेलेबल होगी उनको यूज़ करके वो ये देखेगा, अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा। ये डेफिनेशन किसने दी है? स्पाइसर एंड पैगलर ने दी है। ये डेफिनेशन किसने दी है? स्पाइसर एंड पैगलर ने। आपको जो है वो यही डेफिनेशन जो है पेपर में लिख कर आनी है। अगर मान लो जो है नॉर्मली ऑडिट की डेफिनेशन पूछी जा रही है, अनलेस अदरवाइज जो है वो ये स्टेट नहीं करा हुआ है कि आप जो है स्पेसिफिक राइटर के हिसाब से लिखो, तो आपको यही वाली डेफिनेशन लिखनी है। अब एक डेफिनेशन जो है ना वो आ जाती है आरबी बॉस के हिसाब से। देखो एक डेफिनेशन किसकी आ गई? आरबी बॉस की। आरबी बॉस ने क्या कहा था कि ऑडिट कुछ नहीं है। ऑडिट क्या है? वेरिफिकेशन जो है वो करा जा रहा है, वेरिफिकेशन जो है वो करा जा रहा है एक्यूरेसी वगैरह का एंड करेक्टनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। देखो ये हो गया CAV। क्या करा जा रहा है? इसका निमोनिक क्या हो गया? CAV, मतलब करेक्टनेस, एक्यूरेसी एंड वेरिफिकेशन। वो वैल्यूएशन जो है वो आप उसे वेरिफिकेशन जो है वो बोल सकते हो, जो मैंने अभी आपको CAV लिखवाया था। तो वेरिफिकेशन, एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस जो है देखा जा रहा है बुक ऑफ अकाउंट्स का, कि वेरिफिकेशन जो है वो करना कि एक्चुअली में जो है वो चीज़ें जो है वो एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं। अब जैसे मान लो एंटिटी है, एंटिटी ने बोल दिया कि हमारे पास में जो है ना बिल्डिंग है। अब हमारे को वेरिफिकेशन भी जो है वो करनी पड़ेगी कि एक्चुअली में बिल्डिंग है भी है, बस ऐसी बुक्स में दिखा दिया है। तो वेरिफिकेशन है। ऑडिट क्या है? ऑडिटर क्या चेक करेगा? ऑडिटर जो है वो वेरीफाई करेगा कि हाँ सच्ची में बुक्स, सच्ची में जो है वो बिल्डिंग एग्जिस्ट करती भी है नहीं करती है। एक्यूरेसी मतलब सही तरीके से जो है ट्रांजैक्शन को एक्यूरेटली जो है वो रिकॉर्ड करा हुआ है नहीं करा हुआ है, एक्यूरेसी के साथ में रिकॉर्ड करा हुआ है नहीं करा हुआ है। एंड करेक्टनेस भी जो है वो चेक करी जाएगी कि करेक्ट है या नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है सही से हैं या नहीं है।
कौन जो है वो चेक करेगा? क्या जो है वो मतलब अगर मान लो कोई बायस्ड पर्सन होगा, क्या वो ऑडिट चेक करता है क्या? नहीं। द आंसर इज कि जो है वो इसका ऑडिट कौन करता है? इंडिपेंडेंट पर्सन करता है। मतलब ऑडिट जो है वो कौन करता है? इंडिपेंडेंट पर्सन जो है वो करता है, जो भी मतलब डिपेंडेंट नहीं है, जिसका मतलब इन्फ्लुएंस जो है वो जिसका इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं होगा। और अब यहाँ पर बस आपको ना ये बात बहुत आपको छोटी लग रही होगी, बट ये बहुत बड़ी बात है कि इसका इंडिपेंडेंट जो है वो, इसका ऑडिट जो है वो कौन करता है? इंडिपेंडेंट पर्सन को जो है वो करना चाहिए। ये किसने बोला था? आरबी बोस ने बोला था, इंडिपेंडेंट पर्सन को करना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आप बायस्ड हो, अगर आपको मैं बोलूँ कि आप अपनी आंसर शीट ही चेक करो, तो आप उसे ढंग से चेक करोगे, या बस बायस्ड होके आप ये बोलोगे कि मेरे को ज़्यादा मार्क्स इसमें मिलने चाहिए, इसमें? हमेशा हम बायस्ड रहते हैं अपनी चीज़ों के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाता है कि हम अपनी चीज़ों को तो अच्छे से अच्छे तरीके से करेंगे ही। तो इसीलिए ऑडिट जो है वो कौन करता है? ऑडिट जो है वो इंडिपेंडेंट पर्सन से जो है वो कराया जाता है, जो भी क्वालिफाइड है जॉब के लिए। ऐसा नहीं है किसी को भी जो है वो बोल दिया कि हमारे ऑडिट जो है वो, कोई रास्ते में मिला बंदा उसको बोल दिया कि चलो ऑडिट कर दे, नहीं। वो उस जॉब के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि कौन जो है वो ऑडिटर होते हैं, वो हम लेटर ऑन स्टेज पर पढ़ेंगे कि ऑडिटर जो है वो कौन होता है, क्या होता है उसको, कौन जो है वो ऑडिटर जो है वो बन सकता है। कंपनी ऑडिट में भी सीखेंगे, ये सब जगह सीखेंगे हम, ठीक है। आप जो है वो इसके बारे में चिंता मत करना। अब इसके बाद में हमारे को जो है वो एक बात और ध्यान में रखनी है, कि जो है वो क्या होना चाहिए? वो इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। मतलब कि वो जो है वो क्लाइंट से किसी भी तरीके से जो है वो क्या नहीं होना चाहिए? किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मतलब वो क्लाइंट का कोई तरीके से रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, वो डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कोई इंटरनल ऑडिटर है वो ही एक्सटर्नल ऑडिटर है। मतलब जो कंपनी ने इंटरनल ऑडिटर अपने डे टू डे अफेयर्स वगैरह के लिए कोई इंटरनल ऑडिटर रखा था, उसे बोलते हैं इंटरनल ऑडिटर वगैरह, जो भी मतलब डेली वगैरह के कामों के लिए रख देते हैं, जो है वो जो है वो कंपनी रख लेती है। तो ऐसा नहीं है कि इंटरनल ऑडिटर ही एक्सटर्नल ऑडिटर हो रहा है, तो वो नहीं करना। यहाँ पर इंडिपेंडेंट होना चाहिए वो पर्सन। वो जो है वो क्या होना चाहिए? वो डायरेक्टर और एम्प्लॉय से रिलेटेड में नहीं होना चाहिए। वो जो है वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि इंडिपेंडेंट जो है वो, इंडिपेंडेंसी का मतलब यही है कि बस वो जो है किसी तरीके से क्लाइंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, इन रिलेशन नहीं होना चाहिए, उसे बोला जाता है इंडिपेंडेंट पर्सन। और वो जॉब के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, एंड वो किसी तरीके से भी जो है वो अब बुक्स अकाउंट्स वगैरह का प्रिपरेशन नहीं कर रहा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई बंदा है वो अकाउंट्स की प्रिपरेशन भी कर रहा है, वो ऑडिट भी कर रहा है, वाह भाई, ऐसा तो होगा ही नहीं ना। ऐसा कराएंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सेल्फ रिव्यू थ्रेड्स आ जाएगा। वो बंदा अपने बुक्स को, अकाउंट्स को प्रिपेयर भी कर रहा है, एंड वही जो है वो चेक कर रहा है। द आंसर इज़ नो, ऐसा नहीं होगा। तो आरबी बोस ने यही कहा कि सीएवी जो है वो करा जाता है, करेक्टनेस, एक्यूरेसी एंड वेरिफिकेशन जो है वो बुक ऑफ अकाउंट्स का इंडिपेंडेंट पर्सन को करना है, जो भी जॉब के लिए क्वालिफाइड है। ऐसा नहीं है किसी भी रोड पे चलते हुए बंदे को बोल दिया कि आप ऑडिट कर दो, नो। यहाँ पर वो क्वालिफाइड होना चाहिए उस जॉब के लिए, और वो किसी भी तरीके से जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो प्रिपेयर ना कर रहा हो, बुक ऑफ अकाउंट जो है वो प्रिपेयर ना कर रहा हो। क्योंकि अगर वो बुक ऑफ अकाउंट जो है वो प्रिपरेशन कर रहा है तो वो ऑडिट नहीं कर सकता, नहीं तो फिर जो है सेल्फ रिव्यू थ्रेड जो है वो राइज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आपको दो चार वर्ड तो जो है वो ना लिख कर आना ही है, जिसके कीवर्ड जो आप कह सकते हो, एक तो वेरिफिकेशन है, एक्यूरेसी है, करेक्टनेस है, इंडिपेंडेंट पर्सन है, और और वो जो है वो क्या है? वो जो है वो नॉट इन एनी वे कि वो प्रिपरेशन जो है वो नहीं कर रहा हो अकाउंट्स की, वो किसी भी एंगल से जो है वो प्रिपरेशन ना कर रहा हो अकाउंट्स की, वो बात का जो है वो खास ध्यान जो है वो रखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो है वो डेफिनेशन जो है वो पढ़ ली ऑडिट की दो, एक तो स्पाइसर एंड पैगलर की पढ़ ली और एक आरबी बॉस की पढ़ ली। अब एक लास्ट डेफिनेशन आ जाती है एमएल शैंडली की। एमएल शैंडली ने क्या कहा कि ऑडिटिंग क्या है? ऑडिटिंग का मतलब है आप इंस्पेक्शन कर रहे हो, आप कंपेयर कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो। आप मतलब ऑडिटर, ऑडिटर कौन कौन ये कर रहा है सब कुछ? ये ऑडिटर जो है वो कर रहा है। ऑडिटर क्या कर रहा है? इंस्पेक्शन कर रहा है, कंपेयरिंग कर रहा है, चेकिंग कर रहा है, रिव्यूइंग कर रहा है, वाउचिंग कर रहा है, वो एसरटेन कर रहा है, स्क्रूटनाइज कर रहा है, एग्जामिन कर रहा है, और बुक ऑफ अकाउंट्स को क्या कर रहा है? वेरीफाई कर रहा है सब कुछ, ठीक है। वो वेरीफाई कर रहा है, वो एग्जामिन कर रहा है, एग्जामिन का मतलब वहाँ पर वो केयरफुली देख रहा है चीज़ों को। स्क्रूटनाइज जो है वो कर रहा है, वो वाउचिंग कर रहा है कि जैसे वो जो है वो बिल्स देख रहा है, सब कुछ जो है वो देख रहा है, वो चेकिंग कर रहा है, वो कंपेयर कर रहा है चीज़ों को। यहाँ से जो है वो पास्ट ईयर के डाटा को जो है वो देख रहा है कि पास्ट ईयर में इतनी सेल हुई थी, अब इस साल इतनी सेल हुई है नहीं हुई है, तो वो ट्रेंड एनालिसिस कर रहा है, तो वो कंपेयरिंग कर रहा है, वो इंस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। वो इंस्पेक्शन जो है वो विटनेस कर रहा है कि जैसे अगर मान लो क्लाइंट वगैरह है, वो जो है वो स्टॉक ऑडिट्स वगैरह कर रहा है, तो ऑडिटर वहाँ पे जाकर जो है वो इंस्पेक्ट कर रहा है कि हाँ सच्ची में जो है वो हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, तो वो रिव्यूइंग भी कर रहा है, वो एग्जामिन भी कर रहा है, यहाँ पर वो एग्जामिन भी कर रहा है, वो वेरीफाई भी कर रहा है कि वो देख भी रहा है एक्चुअली में जो है, मतलब मैनेजमेंट तो बोल रही है, क्लाइंट तो बोल रहा है कि जो है वो बिल्डिंग है, उन्होंने बैलेंस शीट में बिल्डिंग दिखा रखी है, बट एक्चुअली में बिल्डिंग है भी या नहीं भी, ये कौन चेक करता है? ये ऑडिटर जो है वो चेक जाकर करता है।
अब यही बात है कि वो जो है वो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं कि इंस्पेक्ट करा जाएगा, कंपेयर करा जाएगा। इंस्पेक्ट करना, कंपेयर करना कि जो है वो मतलब पिछले साल की फ़िगर को इस साल की फ़िगर से चेकिंग करना, जाके चेक करना कि जो है वो सही में जो है सारी ट्रांज़ैक्शन सही से रिकॉर्ड हुई हुई हैं। रिव्यू करना, देखना, मतलब स्टॉक ऑडिट हो रही है, हम भी रिव्यू करेंगे, हम भी रिव्यू करेंगे, रिव्यूइंग आ गया। वाउचिंग करना, एसरटेनिंग करना, स्क्रूटनाइजिंग करना, ठीक है, वाउच करना। ये हम वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन वाले चैप्टर में डिटेल में समझेंगे कि वाउचिंग का क्या मतलब होता है। एंड एग्जामिन करना, वेरीफाइंग करना कि जो बुक ऑफ अकाउंट्स है ना, बही खाते हैं, जो भी जो है वो बिजनेस कंसर्न के बही खाते हैं, उनको देखना कि वो ट्रू एंड करेक्ट जो है वो आइडिया दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं फाइनेंशियल स्टेट ऑफ अफेयर्स के। ठीक है, यही मतलब होता है ऑडिट का। अब ऑडिट जो है वो ओरिजिन जो है ना ऑडिटिंग का, वो कहाँ से ट्रेस्ड बैक हुआ था, 18वीं सेंचुरी से जो है वो ट्रेस्ड बैक हुआ था। वैसे ज़्यादा जनरली आपको ये बात याद नहीं रखनी है, बस आपको ये तीन जो है वो डेफिनेशन जो है वो याद रखनी है। इसमें से मेनली तो स्पाइसर एंड बैगलर की, अगर आपको कुछ भी नहीं बोला हुआ, कोई स्पेसिफिक राइटर के बारे में नहीं बोला हुआ कि इसी की लिखनी है, तो आपको ये लिखनी है। लेकिन अगर मान लो रेयर सिचुएशन में अगर वो पूछ लेते हैं कि इसी की बोलो, तो आपको इसी की लिखनी पड़ेगी। एंड वैसे भी आपको अच्छे से समझ में तो आई गई होगी, ठीक है, तो वो आप ऐसे ही लिख सकते हो। बस आरबी बॉस के अंदर आपका ये निमोनिक क्या है, CAV, करेक्टनेस, एक्यूरेसी एंड वेरिफिकेशन। एंड ML चैंडले के अंदर आपको ये वर्ड्स जो है वो कीवर्ड्स हैं लिखने पड़ेंगे कि यहाँ पर ऑडिटर क्या करता है, इंस्पेक्ट करता है चीज़ों को, कंपेयर करता है इस साल के जो है वो और पिछले साल की चीज़ों से, चेकिंग करता है, वो जाकर वो चेकिंग करता है कि जो है वो सही से हुआ है नहीं हुआ है ट्रांजेक्शन्स, रिव्यू करता है। जैसे एंटिटी जो है स्टॉक ऑडिट कर रही है, तो वो भी जाके रिव्यू करने लग जाएगा, हाँ हाँ, वो भी देखने लग जाएगा कि हाँ ये सही से स्टॉक ऑडिट कर रहे हैं नहीं कर रहे। और वाउचिंग, असर्टेनिंग, स्क्रूटनाइजिंग, एग्जामिनिंग एंड वेरीफाइंग करना, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर जो है वो हम जब अगर इन तीनों डेफिनेशन को क्लोज क्लोज स्क्रूटनी करते हैं ना, ये जो डेफिनेशन ये तीन राइटर्स ने दी हुई है, इनकी अगर क्लोज स्क्रूटनी जो है वो करी जाए, तो ये तो है कि हर जो है वो कोई कोई जो है वो पर्टिकुलर थिंग कह रहा है कि ये कुछ कह रहा है कि यहाँ पर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो है वो देखी जाएगी, ट्रू एंड फेयरनेस देखी जाएगी। ये कह रहा है कि CAV देखा जाएगा। एंड यहाँ पर ये कह रहा है इंस्पेक्ट, कंपेयर, रिव्यू करो, वाउचिंग वगैरह करो, एग्जामिनिंग वगैरह, एंड वेरीफाइंग जो है वो कौन करता है, ऑडिटर वगैरह जो है वो वेरीफाई करता है, ये सारी चीज़ें करता है। तो हर कोई जो है वो कोई एक पर्टिकुलर थिंग कह रहा है, बट बहुत सारी इसमें सिमिलैरिटीज़ भी आपको दिख रही होगी। तो हमने इन सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर हमने जो है वो कुछ चीज़ों पर जो है वो आए हैं। वो क्या चीज़ों पर आए हैं कि ऑडिट क्या है। ऑडिट जो है वो इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन है, किसका, किस चीज़ों का जो है वो जो है वो एग्जामिनेशन हो रहा है, बही खातों का, बुक ऑफ अकाउंट्स का जो है वो एग्जामिनेशन हो रहा है। ठीक है, बुक ऑफ अकाउंट जो भी मैनेजमेंट ने बुक ऑफ अकाउंट्स है ना, मैनेजमेंट के बुक ऑफ अकाउंट्स, उसका जो है वो हो रहा है। जो भी मतलब जो भी बिल्स हैं, वाउचर्स हैं, जो सारी की सारी बैलेंस शीट बनाई है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो सारे के सारे बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर आ जाते हैं। एंड उनका जो है वो क्रिटिकल एंड इंटेलिजेंट एग्जामिनेशन हो रहा है। कौन जो है वो कर रहा है, क्या डिपेंडेंट पर्सन करेगा तो चलेगा, नहीं, इंडिपेंडेंट पर्सन जो है वो करेगा तभी जाके चलेगा। और या फिर बॉडी ऑफ पर्सन जो भी जॉब के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब वो ऐसा पर्सन होना चाहिए जो जॉब के लिए क्या हो, क्वालिफाइड हो। एंड विद द हेल्प ऑफ द वाउचर, किसकी हेल्प से जो है वो ऑडिट करेगा, क्या जो है वो किसकी हेल्प से कर रहा है, वो वाउचर्स की मदद से, डॉक्यूमेंट्स की मदद से, इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन जो भी उसको अथॉरिटी से मिलेंगी उसकी मदद से वो ऑडिट कर रहा है। अब ऑडिटर को जो है वो क्या करना है, ऑडिटर को अपने आप को ये सेटिस्फाई कराना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनकी ऑथेंटिसिटी, मतलब वो सही से बने हुए हैं, सही से वो जो है वो क्या है, सही से ऑथेंटिकेट है या नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंट्स जो भी फिक्स्ड टर्म के लिए जो बनाए गए हैं, जैसे कि जनरली जो है वो कितने टाइम के लिए बनाए जाते हैं, 1 साल के लिए बनाए जाते हैं, तो वो जो है उसको अपने आप को सेटिस्फाई किस चीज़ के लिए कराना है कि जो ऑथेंटिसिटी जो है वो ऑडिटर अपने आप को सेटिस्फाई कराता है कि फाइनेंशियल अकाउंट्स है ना वो ऑथेंटिक है, सही है, उसके अंदर सारी ट्रांजेक्शन जो है करेक्टली और कंप्लीटनेस है वगैरह सब कुछ है। ठीक है, करेक्टनेस, एक्यूरेसी, वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ जो है वो ऑथेंटिसिटी जो है वो देखता है फाइनेंशियल अकाउंट्स की। एंड अल्टीमेटली उसे जो है वो किस चीज़ की रिपोर्टिंग करनी है, जो कि मैंने अभी आपको बताया ही था कि जो है वो बैलेंस शीट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो दिखा रही है नहीं दिखा रही है ऑफ द स्टेट ऑफ द अफेयर्स। जैसे जो है वो अगर मैं बात करूँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो वो उसके जो स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं उसके हिसाब से वो जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू बैलेंस शीट जो है वो दिखा रही है या नहीं दिखा रही है, जो भी वो बिजनेस ऑपरेशंस वगैरह जो है वो कौन कर रही है, कंसर्न कर रही है, उसके हिसाब से जो है वो बैलेंस शीट जो है सही से दिखा रही है नहीं दिखा रही, जो भी स्टेट ऑफ अफेयर्स है, जो भी बिजनेस है। ठीक है, बिजनेस स्टेट ऑफ अफेयर्स को आप यहाँ से बोल सकते हो सिंपल भाषा में कि बिजनेस। एंड जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू बता रही है, प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी एंटिटी या फिर मैनेजमेंट ने जो है वो कमाया है, और जो है वो प्रॉफिट और जो मतलब कि यहाँ पर ये है कि रिवेन्यू को जो है वो अंडर रिपोर्ट तो नहीं करा हुआ है, और जो है वो एक्सपेंसेस को ओवर रिपोर्टेड तो नहीं करा हुआ है, मतलब जो है वो अंडर वैल्यूड तो नहीं करा हुआ रिवेन्यू का, एंड एक्सपेंसेस को ओवर वैल्यूड करके ज़्यादा जो है वो क्या है
मतलब प्रॉफिट को कम करने की तो नहीं कोशिश करके जो है वो, तो बस ये सारा का सारा कौन चेक करता है? ऑडिटर जो है वो चेक करता है। और ऑडिटर को जो है वो ये भी देखना है कि अकाउंट जो है वो प्रिपेयर्ड करे जा रहे हैं इन कन्फर्मिटी विद द लॉ। मतलब वहाँ पर इन शॉर्ट ऑडिटर जो है वो क्या इम्प्लाई करता है? इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्ट जो है वो देखता है, और वो मतलब ये देखता है कि अकाउंट जो है वो लॉ के हिसाब से बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं। अब यहाँ पर जो है वो मतलब ऑडिट, अगर मान लो जो है वो मैं बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करूँ तो वहाँ पर इंड एस जो है वो लग जाते हैं। इंड एस के हिसाब से जो हम बुक ऑफ अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करे गए या नहीं करे गए हैं। एंड अगर छोटी कंपनीज वगैरह की बात करी जाए, छोटी कंपनीज नहीं मतलब छोटे वगैरह बिजनेसेस जो है वो उनकी बात करी जाए, तो वहाँ पर जो है वो आ जाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है। तो वही है कि अकाउंट जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है वो अकाउंट जो है वो बनाए गए हैं नहीं बनाए गए हैं, ये देखना जो है वो ऑडिटर का काम होता है। अब क्या डिफरेंस होता है अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग के अंदर? देखो, अकाउंटेंसी चीज़ अलग है। देखो, दो बातें आ जाती हैं, एक तो आ जाता है अकाउंटेंसी और एक आ जाता है ऑडिटिंग। अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग जो है वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक आ जाता है हमारे पास में अकाउंटेंसी और एक आ जाता है हमारे पास में ऑडिटिंग। क्या ये दोनों टर्म्स जो है वो सेम है या अलग हैं? ये दोनों चीज़ें अलग हैं। देखो, अकाउंटेंसी की जब मैं बात कर रहा हूँ ना, अकाउंटेंसी का मतलब बस ये है कि आप जो है वो क्या कर रहे हो? समरी जो है प्रिपेयर कर रहे हो, समरी जो है प्रिपेयर कर रहे हो, एंड एनालिसिस जो है वो हो रहा है। जो भी रिकॉर्ड जो भी बुक कीपर ने बनाए हैं उसे जो है वो क्या बोला जाता है? अकाउंटेंसी बोला जाता है। मतलब यहाँ पर बस क्या करा जा रहा है? यहाँ पर जो भी समरी है ना, अकाउंटेंसी जो है वो ये कहता है कि जो है वो अकाउंटेंसी बस इसी चीज़ से कंसर्न होता है कि समरी प्रिपेयर करो, समरी प्रिपरेशन करो एंड एनालिसिस करो। किस चीज़ का एनालिसिस करो? किस चीज़ का एनालिसिस हो रहा है? जो रिकॉर्ड जो भी बुक कीपर ने बनाए हैं, ऑफ रिकॉर्ड जो भी बुक कीपर ने बनाए हैं, ऑफ रिकॉर्ड्स प्रिपेयर्ड बाय बुक कीपर, प्रिपेयर्ड बाय जो भी बुक कीपर जो है, जो भी बुक्स वगैरह को जो है वो बना रहा है, उसके जो है वो क्या करो? उसके जो है वो रिकॉर्ड्स वगैरह को एनालाइज करो एंड जो है समरी प्रिपेयर करो। यही काम जो है वो अकाउंटेंसी का होता है। और इसी चीज़ों के लिए जो अकाउंटेंट होता है वो क्या बनाता है? वो जो है वो क्या बनाता है? आपको जो है वो आपने पढ़ा ही होगा 12th क्लास में भी, ट्रायल बैलेंस जो है वो बनाता है। कौन बनाता है? ये अकाउंटेंट जो है वो बनाता है। एंड देन उसके बाद में ट्रायल बैलेंस के बाद में जब वो पूरे के पूरे जो है वो मतलब सारी की सारी डेबिट वाली आइटम डेबिट साइड में लिखी जाती है। देखो, ट्रायल बैलेंस ऐसे बनाया जाता है, यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जो है वो आइटम्स लिखी जाती हैं, और एक साइड होती है डेबिट की, एक साइड होती है क्रेडिट की। जो डेबिट वाली होती है जैसे कैश है, फिक्स्ड एसेट्स हैं, वो सारी डेबिट साइड में लिखी जाती हैं। और जो भी जो है वो जो भी मतलब लाइबिलिटीज़ वगैरह रिजर्व एंड सरप्लस है वो क्रेडिट साइड में लिखी जाती है। एंड जो डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल होता है वो मैच होता है, उसे बोला जाता है ट्रायल बैलेंस। जहाँ पर जो है सारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सारी बैलेंस शीट की आइटम्स का जो है वो क्या करा जाता है? सारी की सारी जो है वो लिखी जाती है, पोस्ट करी जाती है उसमें ट्रायल बैलेंस के अंदर। और फिर जो ट्रायल बैलेंस है, फिर जो ऑडिटर है वो क्या करता है? उस ट्रायल बैलेंस को यूज़ करके जो है वो क्या करता है? अकाउंटेंट जो होता है, अकाउंटेंट जो है वो फिर क्या करता है? एनुअल अकाउंट जो है वो क्या करता है? प्रिपेयर करता है। एनुअल अकाउंट जो है वो बनाता है, उसके बाद में ट्रायल बैलेंस है वो एनुअल अकाउंट बनाता है। लेकिन अगर मैं ऑडिटिंग की बात करूं, ऑडिटिंग क्या है? ऑडिटिंग जो है वो बुक एंट्रीज जो है, वो बुक के अंदर जो भी एंट्रीज है ना, ऑडिट क्या होता है? ऑडिट का मतलब होता है कि जो है वो बुक एंट्रीज को वेरीफाई किया जा रहा है, बुक एंट्रीज का वेरिफिकेशन, बुक एंट्रीज का वेरिफिकेशन हो रहा है। बुक में जो भी एंट्रीज हो रही है उनका वेरिफिकेशन हो रहा है। जैसे एंटिटी कह रही है कि हमने बिल्डिंग खरीदी है, तो एंट्री क्या होगी आप बताओ? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। अब जो है वो मतलब चेक वगैरह इनसे जो खरीदी, ठीक है, मतलब कैश से नहीं खरीदी, यहाँ पर बैंक से खरीदी, ठीक है। तो ऑडिटर जो है वो क्या करेगा? बुक एंट्रीज को वेरीफाई करेगा, देखेगा कि जो है वो अब बिल्डिंग जो है वो सच्ची में एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। और दूसरी वो चीज़ें क्या देखेगा कि पैसा जो है वो बैंक अकाउंट में से गया है नहीं गया। तो बुक एंट्रीज का वेरिफिकेशन जो है वो करा जाता है। और किसका जो है वो वेरिफिकेशन जो है वो करा जा रहा है? अकाउंट्स का वेरिफिकेशन जो है वो करा जाता है ऑडिटिंग के अंदर। अब ये क्यों करा जा रहा है? क्यों करा जा रहा है? द आंसर इज कि हमें जो है वो ये देखना है, एक्यूरेसी फाइंड आउट करनी है कि सारी चीज़ें जो है वो ढंग से है या नहीं है। तो इसीलिए जो है वो बुक एंट्रीज वगैरह का जो है वो और अकाउंट्स का जो है वो क्या करा जा रहा है? वेरिफिकेशन जो है वो करा जा रहा है। तो अगर मैं मोटा मोटी बात करूँ, ऑडिटर का काम क्या है? ऑडिटर का काम है कि वो जो है वो ये देखेगा कि फाइनल अकाउंट जो है वो, फाइनल अकाउंट जो भी बनाए गए हैं, जो भी मैनेजमेंट ने फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं, क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहे हैं ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंसर्न? क्या जो फाइनल अकाउंट्स, क्या जो फाइनल अकाउंट्स जो भी जो है वो जो भी फाइनल अकाउंट जो भी बनाए गए हैं, क्या वो जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा भी रहे हैं नहीं दिखा रहे हैं? क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू हमारे को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है? ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंसर्न और नॉट। एंड और जो है वो ये रिपोर्ट करना फाइंडिंग्स को जो है वो शेयर होल्डर्स जो भी मतलब निकल कर आया कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है, उसके बेसिस पर वो कितनी टाइप की रिपोर्ट देता है। 3 टाइप की आ जाती है। एक तो क्वालिफाइड रिपोर्ट दे देता है, एक जो है वो उसके अंदर एडवर्स ओपिनियन वाली देता है,
मतलब एक दो टाइप की होती हैं, एक तो होती है इसके अंदर अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दे देता है, या फिर वो जो है वो क्वालिफाइड रिपोर्ट दे देता है। अनक्वालिफाइड का मतलब है कि सब कुछ सही है, अनक्वालिफाइड का मतलब है कि जो है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। एंड बाद में हम क्वालिफाइड के अंदर भी और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो यहाँ पर ऑडिटर का काम क्या है कि बस उसे देखना है कि जो बुक ऑफ अकाउंट्स वगैरह है वो ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब सब कुछ सही है नहीं सही है, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड वेरिफिकेशन ढंग से हुआ है, ये जो है वो ऑडिटर का काम होता है। अब एक बात बताओ, अकाउंटेंट जो है वो कौन होता है? अकाउंटेंट जो है वो कौन होता है? वो बिजनेस का एम्प्लॉई होता है। ये कौन है? बिजनेस का एम्प्लॉई है। ये कौन है? बिजनेस का एम्प्लॉई है। लेकिन अगर मैं ऑडिटिंग की बात करूं, ऑडिटर जो अकाउंटेंसी कौन करता है? जो है वो अकाउंटेंट करता है, और अकाउंटेंट कौन होता है? बिजनेस का एम्प्लॉई होता है। लेकिन ऑडिटर जो है वो कौन करता है? ऑडिटर जो है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ही था, इंडिपेंडेंट ऑडिटर, इंडिपेंडेंट आउटसाइडर जो है वो ऑडिट करता है। तो ऑडिटिंग जो है वो कौन करता है? ऑडिटर। और ऑडिटर कौन होता है? इंडिपेंडेंट आउटसाइडर होता है। ऑडिटर जो है वो कौन होता है? इंडिपेंडेंट आउटसाइडर होता है, ठीक है। ऑडिटर कौन होता है? इंडिपेंडेंट आउटसाइडर होता है। और अकाउंटेंट जो है वो कौन होता है? अकाउंटेंट जो है वो कौन होता है? बिजनेस का एम्प्लॉई होता है। अब मैं बात करूं एज एन, अगर मान लो जो अब मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर बिजनेस का एम्प्लॉई होता है, तो अब ये बिजनेस का एम्प्लॉई है तो इसको क्या मिलती है? इसको जो है वो क्या मिलती है? मंथली सैलरी मिलती है। इसको मंथली सैलरी भी मिलती है, रेगुलरली जो है वो बिजनेस से इसे मंथली सैलरी मिलती है। लेकिन ऑडिटर होता है, क्या ऑडिटर को सैलरी मिलती है? द आंसर इज नो। ऑडिटर को क्या मिलती है? ऑडिटर को रेम्यूनरेशन जो है वो मिलती है। ऑडिटर को क्या मिलती है? रेम्यूनरेशन जो है वो मिलती है। और वो रेम्यूनरेशन जो है वो कैसे डिसाइड करी जाती है? वो जो है वो क्लाइंट एंड जो है वो एक ऑडिटर और जो क्लाइंट है आपस में बैठ के जो है वो डिसाइड करते हैं, और जो भी उनके टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट्स वगैरह होंगे, जो भी जो है वो उन्होंने जो है वो एग्रीमेंट वगैरह जो है वो करा हुआ है, उसके हिसाब से जो भी जो है वो होगा, जो भी दोनों ने एग्री करा होगा कि हाँ इतनी होनी चाहिए, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, डिपेंडिंग ऑन द स्केल ऑफ द बिजनेस, वो बढ़ती रहती है। तो वो उसके हिसाब से जो भी इन्होंने रेमुनरेशन जो है वो एग्री करी होगी, तो उसके हिसाब से ऑडिटर को जो है वो क्लाइंट जो है वो क्या पे करता है? रेमुनरेशन जो है वो पे करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है कि अकाउंटेंट, अकाउंटेंट के पास में क्या जो है वो ऑडिटिंग की नॉलेज होनी चाहिए? आपसे मैं पूछता हूँ, क्या अकाउंटेंसी कौन करता है? अकाउंटेंट करता है। अब जो अकाउंटेंट है, क्या उसके पास में जो है वो मतलब ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि क्या उसके पास में जो है वो ऑडिटिंग की नॉलेज होनी चाहिए? द आंसर इज़ नो। मतलब ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि उसके पास में जो है वो ऑडिटिंग की नॉलेज हो। नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव नॉलेज ऑफ ऑडिटिंग, टू हैव नॉलेज ऑफ ऑडिटिंग की मतलब उसके पास में ऑडिटिंग की नॉलेज हो। बट ऑडिटर, ऑडिटर ऑडिटिंग कौन करता है? ऑडिटर जो है वो करता है। मैंने आपको बताया था ऑडिटिंग कौन करता है? ऑडिटर जो है वो करता है। और ऑडिटर के पास में जो है वो क्या होनी चाहिए? ऑडिटर के पास में जो है वो नॉलेज जो है वो होनी चाहिए अकाउंटेंसी की। उसके पास में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जो बंदा जो है वो रिव्यू कर रहा है, जो बंदा चेक कर रहा है कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी वगैरह, क्या उसके पास में नॉलेज नहीं होनी चाहिए? कोई अनपढ़ को तो थोड़ी बिठा देंगे या ऑडिट करने के लिए, नो, उसके पास में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, ऑडिटर जो होता है ना, ऑडिटिंग कौन करता है? ऑडिटर करता है। और ऑडिटर जो है ना, ऑडिटर को जो है वो चेंज करा जाता है, मतलब वो चेंज बेसिकली होता है कि जनरली वैसे तो रोटेशन का होता है, हम पढ़ेंगे कंपनी ऑडिट वगैरह के अंदर, अगर कंपनीज का ऑडिट होता है तो रोटेशन जो है वो 5 साल, इंडिविजुअल ऑडिटर के अंदर 5 ईयर्स का होता है, एंड फर्म एज ऑडिटर के लिए 10 साल का होता है। बट अभी आप एक बात मान के जो है वो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ऐसा हो सकता है कि ऑडिटर को जो है वो चेंज करा जा पाए ईयर टू ईयर बेसिस पर। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है, होता ही है। हो सकता है कि आप ऑडिटर को जो है वो चेंज कर दो। कैन बी चेंज्ड, कैन बी चेंज्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर। ईयर टू ईयर जो है वो साल में जो है वो ऐसा हो सकता है कि आप इस साल कोई और ऑडिटर और अगले साल कोई और, क्योंकि जो है वो यहाँ पर ये जो ऑडिटर था वो कुछ और जो है गड़बड़े कर रहा था, या फिर वो जो है वो मैनिपुलेशन वगैरह में कर रहा था, या फिर कुछ ना कुछ ढंग से काम नहीं कर रहा था, तो आपने चेंज कर लिया। तो ऐसा हो सकता है कि आप ऑडिटर कैन बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, बट अकाउंटेंट इज़ नॉट। मतलब जो अकाउंटेंट होता है ना, वो जो है वो जनरली जो है वो फिक्स्ड ही रहते हैं, क्योंकि वो जनरली जो है वो ये माना जाता है कि जो अकाउंटेंट जो है वो क्या होते हैं? परमानेंट एम्प्लॉई होते हैं। जनरली आपने भी जो है वो सुना होगा कि जैसे आपने भी देखा होगा कि अगर आप कोई कंसर्न वगैरह या फिर कोई भी जो है वो कहीं से जो लेने जाते होगे ना सामान वगैरह, या फिर मतलब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी वगैरह के अंदर, आपने देखा होगा कि अकाउंटेंट जो होते हैं ना, अकाउंटेंट जनरली आपको जो है ना, जो भी मतलब आपको बिल्स वगैरह बना के दे रहे हैं या फिर जो भी करके दे रहे हैं ना, वो जनरली जो है वो आपको फिक्स्ड ही मिलेंगे, वो परमानेंट एम्प्लॉई ही होते हैं। तो बस वो बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर हमने जो है वो ये सीख लिया कि
अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस होता है। एक बात आपको बस क्लैरिटी से ये बात पूरी अच्छे से जो है वो आप ध्यान में रख के ये ध्यान में रखना, और ये एक बात और आप ध्यान में रखना कि जो अकाउंटेंसी है वो कौन कौन करता है, अकाउंटेंट करता है, एंड ऑडिटिंग जो है वो कौन करता है, ऑडिटर जो है वो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस क्या होता है अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग का, ये अच्छे से ख़त्म हो जाता है। तो आपको जो है वो, अब मैंने तो ये अच्छे से पढ़ाई दिया है, ठीक है। अब इसके बाद में आप आ जाता है हमारे पास में बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और मतलब बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग जो है वो क्या होता है। देखो, अगर मैं बात करूं बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग की, अगर मैं बात करूं बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग की, ये जो है ना 3 टर्म्स हैं, 3 एस्पेक्ट्स हैं अकाउंटेंसी इटसेल्फ के, एंड ये अपने आप में बहुत वाइडर है। ठीक है, बुक कीपिंग का मतलब क्या है, बुक कीपिंग का मतलब है आप जो है वो क्या कर रहे हो, जो भी डेली ट्रांजेक्शन होती जा रही है ना, डेली ट्रांजेक्शन जो भी होती जा रही है उनको जो है वो रिकॉर्ड करते जा रहे हो। बुक कीपिंग का मतलब ये है। देखो, एक बात समझो, अब बुक कीपिंग की मैं बात बताता हूँ, जैसे बुक कीपिंग समझाता हूँ। बुक कीपिंग का मतलब क्या है कि जो जो डेली डेली ट्रांजेक्शन होती जा रही है ना, उसे आप बुक्स में जो है वो रिकॉर्ड करते जा रहे हो। जैसे जो है वो अब मैं मान के चलूँ कि अगर आप जो है वो ये जो है वो ये सोच के चलो कि जो है वो, अगर आप कोई मॉल वगैरह का एग्जांपल जो है वो लेके चल रहे हो, ठीक है, वो जो है वो ये करते रहेंगे, ये पैकेट बिका, ये करा, ये करा, ये करा, ये करा, ये करा, ये सारी की सारी क्या हो रही है, डेली ट्रांजेक्शन जो भी होती जा रही है वो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। ये पैकेट बिका, ये हुआ, ये कैश आया, ये सब कुछ हुआ, हमने जो है वो ये आइटम जो है क्रेडिटर से खरीदे, ये सब कुछ करा, ये सारा का सारा वो क्या कर रहे हैं, बुक कीपिंग के अंदर क्या हो रहा है कि जो डेली ट्रांजेक्शन्स है ना, उसे फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर जो है वो क्या करा जा रहा है, रिकॉर्ड करा जा रहा है। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो फाइनेंशियल बुक्स है ना उसके अंदर जो है वो रिकॉर्ड करा जा रहा है, उसे क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग जो है वो बोलते हैं। एंड यहाँ पर जो है वो क्या से जो है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करा जाता है, सिस्टमेटिक बेसिस पर या अनसिस्टमेटिक बेसिस पर। सिस्टमेटिक बेसिस पर जो है वो ट्रांजेक्शन को जो है वो रिकॉर्ड करा जाता है बुक्स के अंदर। जो भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है उसके अंदर सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग होती है ट्रांजेक्शन की। अब एक बार ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दिया तो फिर उसके बाद में जो है वो क्या करा जाता है, उसको पोस्ट किया जाता है। किसके अंदर पोस्टिंग करी जाती है, लेजर के अंदर उसको पोस्ट करा जाता है। उसके बाद उसमें जो है वो क्या करा जा रहा है, ये सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई, ये आया, ये आया, ये आया, ये, अब उसके बाद में जो है वो लेजर के अंदर पोस्टिंग करेंगे। अब जैसे मान लो कैश है, कैश के अंदर है, लेजर है, और जो है वो मान लो कोई लेजर है, मान लो बैंक का लेजर है, ठीक है। अब कैश के अंदर आपने जो है वो एक बात है कि जो है वो आपके पास में जो है वो कैश जो है वो रिसीव हुआ, ए से बी से कैश रिसीव हुआ, तो ये जो है सारा का सारा जो है वो जो भी जर्नल एंट्री थी ना उसको जो है लेजर में पोस्ट करना। ये आपने जो है वैसे भी 12th क्लास में अकाउंट्स वगैरह के अंदर भी सीखा होगा, ऐसी बैंक अकाउंट के अंदर पोस्टिंग करना। तो लेजर वगैरह और भी जो भी लेजर्स हैं वगैरह, डिपेंडिंग अपॉन क्रेडिटर है, डेटर है, जो भी लेजर्स वगैरह जो है वो बनाए हुए हैं उसके हिसाब से जो है वो सिर्फ आपको जो है मॉल का नहीं एग्जांपल समझना है, वैसे ही जनरली एट ए ग्लांस में से जो है समझना है कि वो लेजर के अंदर पोस्टिंग करी जाती है, तो वहाँ पर क्रेडिटर, डेटर सब होते हैं, तो वहाँ पर जो है पोस्टिंग वगैरह करी जाती है देन फाइनली। ठीक है, और आपको जो है वो एक बात तो समझ में आ गई होगी कि कौन पर्सन जो है वो इस जर्नलाइजिंग वगैरह जो है वो ये पोस्टिंग वगैरह करने के लिए आपके पास में जो है वो इसकी नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आपके पास में नॉलेज है तो आप इजीली जो है वो क्या कर सकते हो, पोस्ट वगैरह कर सकते हो। क्यों करना ही क्या है इसमें, यहाँ पर जो है वो जो भी जनरल एंट्री है उसके हिसाब से पोस्ट कर देना है। अब जो है वो बस आपको जो है वो ये देखना है कि कंसर्न लेजर जो है वो क्या हो रहा है। अगर कंसर्न लेजर डेबिट हो रहा है तो आपको यहाँ पर दिखानी है, एंड कंसर्न लेजर क्रेडिट हो रहा है तो वो वाली जो है वो एंट्रीज को यहाँ पर पोस्ट करना है। तो आपके पास बस अगर नॉलेज है तो आप इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने ये बुक कीपिंग का मतलब समझ लिया कि बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग का मतलब बस ये है कि हमारे पास में जो है वो हम डेली ट्रांजेक्शन को जो है किसके अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो है वो फाइनेंशियल बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जो भी आपको जो है वो जो भी एक एंटिटी के अंदर या फिर जो भी क्लाइंट के बिजनेस के अंदर जो भी डेली ट्रांजेक्शन होती जा रही है, ये जो है खरीदा, ये बेचा, ऐसी कोई जो है वो कोई और अदर एंटिटी आप समझ लो को वो कह रहे हैं कि हमने फिक्स एसेट खरीदा, बेचा, और जो है वो हमने क्रेडिटर को पेमेंट करी, ये सारी की सारी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के अंदर जो है वो क्या करी जा रही है, उसकी जो है वो रिकॉर्डिंग करी जाती है, उसे क्या बोला जाता है। और इसको कंबाइन करके सोचा जाए तो वो क्या होती है, बुक कीपिंग होती है। ये हमने पढ़ लिया बुक कीपिंग। अब आ जाता है इसके बाद में अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी कहाँ होता है, अकाउंटेंसी चालू ही तब होती है जब बुक कीपिंग खत्म हो जाती है। जब ये बुक कीपिंग खत्म हो गई ना, एक बार बुक कीपिंग का काम खत्म हो गया, सारी की सारी एंट्रीज को लेजर के अंदर पोस्ट कर दिया गया, अब काम जो है वो किसका स्टार्ट हो जाएगा, अब काम जो है वो अकाउंटेंसी का स्टार्ट होगा। अब काम किस चीज़ का स्टार्ट होगा, अब अकाउंटेंसी चालू हो जाएगी। अकाउंटेंसी क्या है कि जहाँ पर बुक कीपिंग खत्म होती है तब जो है वो अकाउंटेंसी चालू हो जाती है। मतलब अकाउंटेंट जो है वो कब पिक्चर में आता है, जब एक बुक कीपर का काम जो है वो बुक कीपर जो है वो अपना काम खत्म कर जाता है, तो अकाउंटेंट जो है वो आ जाता है पिक्चर के अंदर। एक बार ये जो बुक कीपिंग है वो कौन करता है, बुक कीपर जो है वो करता है, बुक कीपर जो है वो करता है। एंड एक बार जो है वो बुक कीपिंग का काम जो है वो ख़त्म हो जाता है तो फिर अकाउंटेंट जो है वो पिक्चर में आ जाता है।
कौन पिक्चर में आ जाता है? अकाउंटेंट जो है वो आ जाता है। ठीक है, एक बार इसने अपना जॉब खत्म किया तो फिर कौन आ जाएगा? अकाउंटेंट आ जाता है। एंड अकाउंटेंट का काम क्या होता है? अकाउंटेंट का काम होता है कि बुक कीपर के जो है वो, बुक कीपर ने जो भी काम करा उसको ढंग से चेक करना। उसका काम क्या रहता है? कि चेकिंग करना, जो भी बुक कीपर का काम है। बुक कीपर के काम को जो है वो चेक करने का काम कौन करता है? अकाउंटेंट करता है। वो ये देखता है, अकाउंटेंट का काम होता है कि ट्रायल बैलेंस को जो है वो क्या करना? प्रिपेयर करना, बनाना ट्रायल बैलेंस को। ये ट्रायल बैलेंस जो भी होता है ना, कि जहाँ पर जो है वो सारी की सारी जो भी अकाउंट्स हैं उनका जो है वो डेबिट और क्रेडिट और यहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन लिख के जो ट्रायल बैलेंस को मैच करना, ये काम बुक कीपर का नहीं होता। ये काम किसका होता है? अकाउंटेंट का। अकाउंटेंट जो है वो ट्रायल बैलेंस बनाता है। कौन ट्रायल बैलेंस बनाता है? अकाउंटेंट। अकाउंटेंट जो है वो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन प्रिपेयर करता है? अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है। तो जो है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो कौन प्रिपेयर करता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है। एंड बैलेंस शीट का प्रिपरेशन कौन करता है? बैलेंस शीट का प्रिपरेशन जो है वो कौन करता है? अकाउंटेंट जो है वो करता है। ऑडिटर का काम नहीं होता कि आप ये सोचो, आप एक दिमाग में क्लियर रखना, बुक ऑफ अकाउंट्स का प्रिपरेशन करना हमेशा किसका काम होता है? अकाउंटेंट का। एंड उस बुक ऑफ अकाउंट्स को चेक करने का काम किसका होता है? ऑडिटर का होता है। ऑडिटर कभी भी जो है वो आके क्लाइंट के प्लेस पर आके जो है वो बुक्स को प्रिपेयर नहीं करता। बुक्स तो ऑलरेडी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम पढ़ेंगे आगे भी कि जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो मैनेजमेंट और जो ऑडिटर होती है ना, ऑडिट एक अकाउंटेंट और जो है वो ऑडिटर है, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकाउंटेंट कह लो, मैनेजमेंट वगैरह कह लो, एक वाइडर पिक्चर के अंदर। तो जो अकाउंटेंट और जो ऑडिटर होते हैं ना, वो अपने काम को क्या कर लेते हैं? बाइफोकेट वगैरह कर देते हैं। अब जो मैनेजमेंट या फिर अकाउंटेंट वगैरह जो है वो, उनका काम क्या होता है? बुक्स वगैरह को प्रिपेयर करना। और ऑडिटर का काम क्या होता है? वो उन बुक ऑफ अकाउंट्स को चेक करना। तो बैलेंस शीट प्रिपरेशन का काम किसका है? ऑडिटर का है। एंड जन और एंट्रीज पास करना, एंट्रीज पास करना, अगर मान लो कोई भी जो है वो एरर्स की जो है वो रेक्टिफिकेशन वगैरह करनी है और कोई भी एडजस्टमेंट वगैरह करनी है, ये कौन करता है? एंट्रीज वगैरह का जो है वो, एंट्रीज वगैरह जो है वो पास कर देना। एंट्रीज पासिंग फॉर एरर्स, रेक्टिफिकेशन एंड मेकिंग एडजस्टमेंट्स, ये काम जो है वो किसका होता है? ये काम जो है वो अकाउंटेंट का होता है। तो यहाँ पर आप जो है ना, अगर आपको लिखना हो तो कि जो है वो नोट्स बना रहे होगे अगर आप, तो आप यहाँ से ये लिख सकते हो कि चेकिंग द वर्क ऑफ द बुक कीपर, प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट एंड पासिंग द एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड मेकिंग द एडजस्टमेंट्स, ये काम किसका होता है? अकाउंटेंट का होता है। अब अकाउंटेंट का काम भी खत्म हो गया। अब ऑडिटिंग का, अब ऑडिटिंग आ जाती है। अब ऑडिटिंग जो है वो क्या होती है? देखो, जहाँ पर अकाउंटेंट का काम खत्म होता है ना, अकाउंटेंसी खत्म होती है, वहाँ पर ऑडिटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। देखो ऑडिटर जो है वो क्या करता है? ऑडिटर को क्या देखना है? कि एंट्रीज जो भी अकाउंटेंट वगैरह ने पास करी हैं, मान लो जो है कंपनी के अंदर अकाउंटेंट का नाम है रामू, रामू ने जो भी एंट्रीज पास करी हैं वो सही से पास करी हैं। एंड फाइनल अकाउंट जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो है रामू ने जो भी प्रिपेयर करे हैं ढंग से प्रिपेयर कर रहे हैं, ये कौन चेक करता है? ऑडिटर जो है वो चेक करता है। ठीक है। और जो ऑडिटिंग है, ऑडिटिंग का मतलब क्या है? कि चेकिंग करी जाएगी, अकाउंट्स जो भी बिजनेस के अकाउंट्स है उसको ढंग से चेक करा जाएगा। अच्छा हाँ सही है, सब कुछ सही है। एंड जो है वो कैसे चेक करा जाएगा? ऐसे चेक नहीं करा जाएगा कि हवा में चेक कर दिया, नहीं, वाउचर्स के थ्रू जो है वो देखा जाएगा कि हाँ वाउचर्स के अंदर जो है वो, यहाँ पर जो है वो, यहाँ से आपने इस क्रेडिटर से सामान खरीदा है, आपने पेमेंट कैश के अंदर करी है, क्रेडिट के अंदर करी है, एक्चुअली में आपने जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो ऑथेंटिकेट तो है या नहीं है, ऐसा तो नहीं है फेक वाउचर्स हैं, आपने जो है वो वाउचर के अंदर प्रॉपरली जो है सब कुछ लिखा हुआ है, जीएसटीएन जो है लिखना था, अगर आपने उसका क्रेडिट वगैरह क्लेम करा है तो जीएसटी नंबर जो है वो है या नहीं है, डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन जो भी दी हुई है वो जो है वो ढंग से, एंड एक्सप्लेनेशन जो भी सबमिट करी है उसके बेसिस पर उसको वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह को जो है वो चेक करेगा। हवा में चेक नहीं करेगा, वो वाउचर्स की मदद लेगा, वो डॉक्यूमेंट्स की मदद लेगा, वो इन्फॉर्मेशन की मदद लेगा। और जो भी एक्सप्लेनेशन मैनेजमेंट ऐसा कह रहा है कि हाँ हमारे पास में आप अभी इन चीज़ों को चेक मत करो क्योंकि ये जो है वो डिस्प्यूटेड है, तो जो भी एक्सप्लेनेशन जो भी मैनेजमेंट दे रहा है उनसे वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा, तो वो सारी चीज़ें देगा, जो भी वो चीज़ें हैं उसके बेसिस पर वो क्या करेगा? अकाउंट्स को चेक करेगा। एंड ऑडिटर का अंदर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ही था, ऑडिटर को जो है वो अपने आप को जो है वो सेटिस्फाई करना है, उसको बस अपने आप को संतुष्ट इस बात के लिए कराना है कि जो भी उसने वेरिफिकेशन एक बार कर ली, एक बार जब उसने वेरिफिकेशन कर ली, ड्यू वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है, एंड वो जो है वो चेकिंग करेगा अकाउंट्स की, वेदर जो ट्रांजेक्शन है, जो भी बुक्स के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन जो है वो एंटर करी गई है वो एक्यूरेट है। ऐसा तो नहीं है कि बस जो है वो फेक एंट्रीज, डमी एंट्रीज जो है वो बुक करी हुई हैं और जो है वो प्रॉफिट को जो है वो अंडर शेड कम दिखाने की तो नहीं कोशिश करी, तो इसीलिए वो जो है वो बुक ऑफ अकाउंट, वो अकाउंट्स को जो है वो चेक करता है। ऑडिटर को जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो देनी है कि वेदर जो बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है, जो भी मतलब एग्जिस्टिंग शेट ऑफ अफेयर, जो भी बिजनेस कंसर्न, जो भी बिजनेस जैसे कर रहा है ना उसके हिसाब से जो बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर जो है वो पिक्चर जो है वो दिखा रही है नहीं दिखा रही है, सही से वो पिक्चर जो है वो दिखा रही है नहीं दिखा रही है।
अब एक बात में जो है वो, अब आपको जो है वो क्वेश्चन जो है दिमाग में आता है कि ऑडिटर जो है वो कौन होता है। देखो ऑडिटर के पास में ना प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। ऑडिटर के पास में जो है वो प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। मतलब जो अगर मान लो छोटी कंसर्न्स वगैरह छोटे बिजनेसेस हैं तो उसके अंदर क्या आ जाता है, उसके अंदर जो है वो आ जाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होते हैं, तो उसकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो उसकी नॉलेज होनी चाहिए। एंड अगर मैं बड़ी कंसर्न्स एंड बड़ी कंपनीज वगैरह के अंदर बात करूँ तो वहाँ पर इंडियस लगते हैं। तो इसीलिए जो ऑडिटर है वो कौन होता है, ऑडिटर जो है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। दैट्स वाई ही शुड बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो जो है वो कौन होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो। ऑडिट जो है वो कौन करता है, ऑडिटर करता है। ऑडिटर कौन होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। और उसके पास में उसको कैसा जो है वो ओपिनियन देना है, क्या उसे जो है वो पार्शियल ओपिनियन देना है और मैनेजमेंट से मिली भगत करके फ्रॉड वगैरह करना है, नो। उसको इम्पार्शियल ओपिनियन देना है। जो भी रिपोर्ट वी विच ही कैन जो है वो नॉट गिव अनलेस ही सेटिस्फाई कम्प्लीटली। जब तक वो जो है वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं हो जाएगा तब तक वो उसको अपना ओपिनियन नहीं देना है। और वो उसको जो है वो किस चीज़ से सेटिस्फाई होना है कि सारी ट्रांजेक्शन जो है वो प्रॉपरली जो है मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड करी है। जब वो इस चीज़ों से सेटिस्फाई हो जाएगा उसके बाद में उसे जो है वो क्या देना है, उसे जो है वो इम्पार्शियल ओपिनियन देना है। बिल्कुल सही बात है कि उसको जो है वो उसके बाद में इम्पार्शियल ओपिनियन देना है। तो मैं आपको एक मोटी मोटी जो है वो बात बताऊं, जो ऑडिटिंग है ना वो किसके ऊपर बेस्ड है, अकाउंटेंसी के ऊपर बेस्ड है। अकाउंटेंसी जो है वो ऑडिटिंग के ऊपर बेस्ड नहीं है। ऑडिटर को जो है वो अकाउंटेंसी की ज़रूरत पड़ती है। अकाउंटेंट को जो है वो कभी भी ऑडिटर की ज़रूरत तो मतलब अपनी बुक ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए तो नहीं लगती ना। ऑडिटर को जो है वो जब तक अकाउंट जो है वो बनेंगे नहीं तो ऑडिटर जो है वो ऑडिट कर पाएगा, द आंसर इज़ नो। तो आप एक बात समझो कि जो ऑडिटिंग है ना वो अकाउंटेंसी पर बेस्ड है, ना कि अकाउंटेंसी ऑडिटिंग के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि अकाउंटेंसी जो है वो कौन करता है, ऑडिटर। एंड जो है वो जो अकाउंटेंसी है वो तब भी करी जा सकती है इवन दो अभी ऑडिट नहीं हुई है और वो पहले ही करी जाती है। तो ये तो नहीं, इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, मैंने जो आपको बता ही दिया वैसे तो। दस ऑडिटिंग इज बेस्ड ऑन द अकाउंटेंसी एंड नॉट अकाउंटेंसी ऑन ऑडिटिंग। ऑडिटर जो है वो उसको जो है वो वेल फैमिलियर जो है वो किससे होना चाहिए, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी। मतलब उसको डेबिट क्रेडिट के रूल्स पता होने चाहिए कि कौन सी चीज़ों को डेबिट करना है, कौन सी चीज़ों को क्रेडिट करना है। उसको सारी मतलब अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल्स वगैरह, उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, सारी चीज़ों की होनी चाहिए। बट अकाउंटेंट की बात करूं, क्या अकाउंटेंट जो है वो एक्सपर्ट होना चाहिए ऑडिटिंग वर्क के लिए, नहीं। ये माना जाता है कि अकाउंट, देखो ऑडिटर जो है ना, देखो दो बातें हैं, देखो मैं ये बोल रहा हूँ, देखो ऑडिटर जो है ना, देखो दो बातें हैं यहाँ पर। एक तो आ जाता है ऑडिटर और एक होता है अकाउंटेंट। ऑडिटर को पूरी अकाउंटेंट के पास में जितनी नॉलेज होती है ना वो सारी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि अगर उसको इसकी जो नॉलेज होगी तभी तो वो अपने ऑडिट कर पाएगा। जब उसको नॉलेज ही नहीं होगी कि अकाउंटेंट करता क्या है तो वो कभी भी उसके काम को रिव्यू कर पाएगा, द आंसर इज़ नो। बट क्या अकाउंटेंट को जो है वो ऑडिटर की जो है वो काम की नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपर्ट वर्क की नॉलेज होनी चाहिए, द आंसर इज़ नो। ठीक है, क्योंकि इसको इसका काम तो थोड़ी चेक करना है, ऑडिटर को अकाउंटेंट का काम चेक करना है। आई होप यू आर वेल अंडरस्टूड विद द फैक्ट। इसके बाद में जो है वो ये जो है वो आपको जो है वो क्लियर डिस्टिंक्शन जो है वो दिख जाएगा बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग के बीच में जो है वो डिफरेंस जो है दिख जाएगा। बुक कीपिंग के अंदर रिकॉर्डिंग एंड बैलेंसिंग करा जाता है। देखो जर्नलाइजिंग बुक कीपिंग के अंदर बुक कीपर करता है, वो क्या करा जाता है, बुक कीपिंग के अंदर जर्नलाइजिंग करी जाती है। जर्नल जो है वो जर्नल एंट्रीज जो है वो पास करी जाती हैं। सबसे पहले तो जर्नल एंट्री, जैसे कि अगर आपने जो है बिल्डिंग परचेज करी तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो जर्नल एंट्री पास हो गई। पोस्टिंग इनटू द लेजर, फिर उसको लेजर में पोस्ट करा जाएगा। दो अकाउंट बनाए जाएंगे, एक तो बिल्डिंग का बनाया जाएगा और एक बैंक अकाउंट बनाया जाएगा। मतलब मैंने अगर जो चेक में खरीदी है ना बिल्डिंग, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक है ना, तो टू बैंक बिल्डिंग जो है बढ़ गई, यहाँ पर जो भी अमाउंट आ जाएगा। एंड यहाँ पर जो है वो आपकी बैंक अकाउंट जो है वो कम हो जाएगा। तो ऐसे ही जो है वो क्या हुआ, सबसे पहले जर्नलाइजिंग हुई, जर्नल एंट्रीज पास हुई, वो हमने लिख ली जर्नल एंट्री दोनों एंट्री। फिर उसके बाद में ये क्या हो रही है, पोस्टिंग हो रही है। फिर टोटलिंग जो है वो कर दिया जाएगा डिफरेंट अकाउंट जो है इनके अंदर। मान लो हमने 1 लाख की करी थी, टोटल कर दिया जाएगा। और बाकी ऐसे ही मतलब अभी और भी ट्रांजेक्शन है, ये नहीं है कि सिंपल एक ही ट्रांजेक्शन है, ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है। तो आपको पता ही है कि वैसे आपने जो है 12th पढ़ी हुई है तो वहाँ पे टोटलिंग करी जाती है डिफरेंट अकाउंट जो भी लेजर के अंदर है। देन बैलेंसिंग करी जाती है, जो चीज़ें बच जाती हैं उसे क्या करा जाता है, बैलेंस ईडी, है ना। यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर भी बैलेंस ईडी, जो भी मतलब आपको पता ही है कि जो है वो कि जो भी एसेट्स होते हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है और जो लाइबिलिटीज़ और रिजर्व एंड सरप्लस होता है उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो उनके बाद में बैलेंसिंग भी करनी पड़ती है, बाय बैलेंस ईडी, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस ईडी, ये सबको निकालना पड़ता है। फिर जो है चेक करना पड़ता है बुक कीपर के काम को, उस वो भी जो है किस चीज़ में आ जाता है, बुक कीपिंग में ही आ जाता है। एंड ट्रायल बैलेंस का प्रिपरेशन करना, ये भी जो है वो बुक कीपिंग में ही आ जाता है।
लेकिन अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करूँ, अकाउंटेंसी जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड होता है कि आपको जो है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना है, ये किस चीज़ के अंदर आ जाता है, अकाउंटेंसी के अंदर। बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना, ये किसके अंदर आ जाता है, अकाउंटेंसी के अंदर। एंड एरर्स का जो है वो रेक्टिफिकेशन वगैरह करना, ये भी अकाउंटेंसी के अंदर आ जाता है, जो कि मैंने आपको बताया ही था कि अकाउंटेंट का काम क्या होता है, बुक ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करना। वो बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जो भी चीज़ें आ जाती हैं वो कौन करेगा, वो ऑडिटर नहीं करेगा, अकाउंटेंट का काम है। अकाउंटेंट को बुक ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करनी है, ऑडिटर का तो काम है उसको चेक करना। तो बुक ऑफ अकाउंट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करना, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, एरर्स की रेक्टिफिकेशन करना, एंड अगर जो है वो कोई जो है वो एडजस्टमेंट करने की जरूरत है तो वो एडजस्टमेंट वगैरह करना, ये सारा का सारा ऑडिटर का काम होता है। एंड द फाइनली ऑडिटिंग, ऑडिटिंग जो है वो कौन करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। एंड जो है वो ऑडिटिंग कौन करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। एंड ऑडिटिंग के अंदर जो है वो क्या चेक करा जाता है, अकाउंटेंट के काम को चेक करा जाता है, अकाउंटेंट ने जो है वो सही से काम किया हुआ है नहीं किया हुआ है, ये कौन चेक करता है, ऑडिटर जो है वो चेक करता है। देन आ जाता है मेरे पास में ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। अब आ जाता है एक डिफरेंस और जो है वो अभी हम सीखेंगे ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन के बीच में। तो चलो हम सीखते हैं ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन के बीच में डिफरेंस। पहले तो मैं आपको ना टेबुलर फॉर्म में जो है समझा देता हूँ, ताकि आपको ना बर्डन सा ना लगे बुक्स में से जो है वो एक साथ पढ़ के। इसीलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आप ना इसको ना पेज पे जो है वो एक बार समझ लो, देन आप अपने आप ही बुक में से जो है रीड तो आराम से कर ही सकते हो, क्योंकि मैंने सब कुछ जो है वो आराम से कवर करा ही है। वो भी रीड करने वाली बात ही क्या है, जो जस्ट पढ़ने वाली बात हो गई। तो अब आप एक बात समझो कि क्या ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन के अंदर डिफरेंस होता है। द आंसर इज यस, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ऑडिट जो है वो किस लिए करी जाती है, अगर मैं बात करूँ ऑडिट, ऑडिट जो है किस लिए करी जाती है कि बैलेंस शीट जो है वो ढंग से बनाई गई है, एंड बैलेंस शीट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है ऑफ द स्टेट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस की नहीं दे रही है। ऑडिट के अंदर ये करा जाता है ना, कि जो है वो बैलेंस शीट जो है वो प्रॉपरली बनाई गई है, वो ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो दे रही है नहीं दे रही है, जो भी बिजनेस की ऑपरेशन है उसका जो है वो सही से दे रही है नहीं दे रही है। लेकिन अगर मैं इन्वेस्टिगेशन की बात करूँ तो इन्वेस्टिगेशन इसलिए नहीं कराई जाती, ऑडिट जो है किसके लिए कराई जाती है, ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो देखने के लिए करी जाती है कि फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स है ना, जिसके अंदर प्रॉफिट, जिसमें बैलेंस शीट आ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाता है, वो जो है ट्रू एंड फेयर व्यू है, दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, इसके लिए ऑडिट जो है वो कराई जाती है। बट इन्वेस्टिगेशन जो है वो इसलिए नहीं कराई जाती। इन्वेस्टिगेशन जो है किस लिए कराई जा रही है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो हमारे को कोई इंक्वायरी करानी है कुछ सर्टेन ऑब्जेक्ट के लिए। देखो हमारे को, जैसे हमारे को जो है वो देखना है कि प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी जो है वो कितनी है, फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो क्या है, या फिर फ्रॉड वगैरह का इन्वेस्टिगेशन कराना कि जो है वो एंटिटी वगैरह के अंदर फ्रॉड वगैरह तो नहीं हो रहा। इस चीज़ों के लिए इन्वेस्टिगेशन जो है वो कराई जाती है। मतलब यहाँ पर वो जो है वो किस लिए कराई जाती है कि हमारे को, जैसे हमारे को न्यू बिजनेस, न्यू पार्टनर को जो है वो क्या करना है, एडमिटेड करना है, तो आपको जो है वो आपने इन्वेस्टिगेशन जो है वो कराने लग गए कि मतलब ठीक से जो है वो जो न्यू पार्टनर है वो इन्वेस्टिगेट कराना चाहता है कि सही से है या नहीं है, प्रॉफिट अफेयर्स जो है वो ढंग से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, तो इसीलिए वो जो है वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी करा लेते हैं। तो इसके बाद में आप एक बात और समझो, यहाँ पर जो है इन्वेस्टिगेशन जो है वो किस लिए कराया जा रहा है, यहाँ पर जो है वो इंक्वायरी जो है वो करी जा रही है, इंक्वायरी जो है वो करी जा रही है विद सर्टेन ऑब्जेक्ट, सर्टेन ऑब्जेक्ट से रिलेशन में जो है वो क्या कराया जा रहा है, मतलब वो हो रहा है, इंक्वायरी हो रही है, जैसे कि प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी चेक करना या फिर फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना, ये सब कुछ। लेकिन अब जो है सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, ये तो हो गया हमारे पास में फर्स्ट पॉइंट। अब आ जाता है हमारे पास में सेकंड पॉइंट। इन्वेस्टिगेशन क्या जो है वो 1 सालों के लिए कराया जाता है या सेवरल ईयर्स जो है वो कवर हो जाते हैं, इसके अंदर सेवरल ईयर्स जनरली जो है वो 3, 5, 7 ईयर के 7 सालों के लिए जो है वो क्या कराया जाता है, इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है, ताकि जो है वो क्या पता चल पाए, एवरेज अर्निंग कैपेसिटी जो है वो कितनी है वो पता लगाया जा पाए। देखो आपको एक बात पता ही होगी, किसी भी चीज़ों का एवरेज निकालने के लिए क्या हमारे पास में 1 साल का हम एवरेज निकालेंगे, नहीं, हमारे को जो है वो 1 से ज़्यादा साल चाहिए होते हैं। तो इसीलिए 3, 5, 7 जैसे जनरली इनका जो है वो क्या कराया जाता है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो कराया जाता है, ताकि हमारे को जो है वो एवरेज अर्निंग कैपेसिटी पता चल जाए, फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो पता चल जाए। लेकिन जो है वो ऑडिट होती है, ऑडिट जो है वो यूजुअली जो है वो 1 ईयर की करी जाती है, 1 ईयर की होती है। जैसे आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि अगर आपने किसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो देखे हैं, जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे हैं, तो वहाँ पर लिखा होता है कि जो है वो जो भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो 1 ईयर के होते हैं, कि ये जो है वो हमने जो है वो ऑडिट करा है, बैलेंस शीट जो भी जो है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो बनाई गई है, हमने वो जो 1 साल है उसका जो है वो क्या करा है, ऑडिट करा है। सो यहाँ पर लाइकवाइज अब हमारे पास में थर्ड पॉइंट आ जाता है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो कौन करता है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो आउटसाइडर के बिहाफ पर जो है वो करी जाती है।
अब वो आउटसाइडर जो है वो क्या करना चाह रहा है, देखो इन्वेस्टिगेशन जो है वो कौन जो है वो करा, किसके बिहाफ पे करी जाती है, आउटसाइडर के बिहाफ पे जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो करी जाती है। कोई आउटसाइडर है जो कि बिजनेस जो है वो परचेज करना चाह रहा है, कोई आउटसाइडर पर्सन है, ये आउटसाइडर पर्सन है, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वगैरह के पास जाता है, ये कहता है मेरे को ना बिजनेस परचेज करना है, ये वाला एक बिजनेस है, मुझे ना इस बिज़नेस के अंदर इंटरेस्ट है, मैं इस बिज़नेस को परचेज़ करना चाहता हूँ, बट मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ कि मैं इसको खरीदूँ या नहीं खरीदूँ, मैं जो है वो इसको खरीदूँ या नहीं खरीदूँ, इसके अंदर सब कुछ ठीक से है या नहीं है, मेरे को डाउट है। वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास में जाता है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम क्या है कि उसको जो है वो इंक्वायरी जो है वो करेगा सर्टेन ऑब्जेक्ट से, वो देखेगा कि जो है वो उसका वो मतलब इन्वेस्टिगेट करेगा इसके बारे में, बिजनेसेस वगैरह के बारे में। तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो जनरली किस लिए करी जाती है, ताकि जो है वो क्या है, वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो किसके बिहाफ पे करी जाती है, आउटसाइडर के बिहाफ पे। ये आउटसाइडर था, इसके बिहाफ पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वगैरह जो है क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, जो कि जो ये आउटसाइडर है ये क्या करना चाह रहा है, या तो ये बिज़नेस परचेज करना चाह रहा है, या तो जो है वो कोई बिज़नेस का ये पार्टनर बनना चाह रहा है, या तो ये एडवांस करना चाह रहा है लोन को, तो इसको लग रहा है बाद में इसका पैसा डूब तो नहीं जाएगा, या फिर ये शेयर्स परचेज करना चाह रहा है फर्म के, इसको लग रहा है कि जो है वो मतलब बाद में शेयर का प्राइस ना गिर जाए, तो इसीलिए वो इन्वेस्टिगेशन कराना चाह रहा है। लेकिन ऑडिट है, ऑडिट जो है वो कंडक्टेड करी जाती है प्रोप्राइटर के बिहाफ पर ही कंडक्ट करी जाती है, ठीक है। ये जो है वो प्रोप्राइटर्स के बिहाफ पर ही कंडक्ट करी जाती है ऑडिट जो होती है। मतलब क्लाइंट कह रहा है कि क्लाइंट ने ऑडिटर को जो है वो क्या करा है, तो वो मतलब वो जो है वो मतलब वो प्रोप्राइटर के बिहाफ पर ही जो है वो ऑडिट जो है वो कंडक्ट करी जाती है, ठीक है। और जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो इन्वेस्टिगेशन भी प्रोप्राइटर के केस में कब आ जाती है, प्रोप्राइटर के केस में जब फ्रॉड को सस्पेक्ट होता है ना, उस केस में प्रोप्राइटर के बेसिस पर करी जाती है। तो ये तो जस्ट छोटा सा पॉइंट है, ये तो आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा। इसके बाद में एक पॉइंट और आ जाता है कि जो ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं ना, क्या ऑडिटेड अकाउंट को फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाता है? हाँ, ऑडिटेड अकाउंट जो भी होते हैं उन्हें फर्दर इन्वेस्टिगेट जो है वो करा जाता है, कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए। अगर आपको स्पेशल पर्पसेस के लिए क्या है कि जो ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं ना उनको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाता है। लेकिन इन्वेस्टिगेटेड अकाउंट्स हैं, एक बार ये इन्वेस्टिगेटेड हो गए हैं, क्या उन्हें दोबारा ऑडिटेड करा जाता है? द आंसर इज़ नो। ऑर्डिनरी कोर्स के अंदर उनको दोबारा ऑडिटेड नहीं किया जाता है। अब हम ये समझते हैं कि कौन सा जो है वो कंपलसरी है, कौन सा जो है वो वॉलेंट्री है। देखो, ऑडिट कराना आपके ऊपर ऑप्शन नहीं है, आप ये कहो कि मैं तो नहीं कराना चाहता ऑडिट, द आंसर इज़ नो। अगर आपकी आपकी जो है वो टर्नओवर वगैरह 44AB के अंदर आपकी टर्नओवर, अगर बिजनेस की टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है, एंड प्रोफेशन वगैरह के अंदर जो है वो 50 लाख वगैरह से ज़्यादा हो जाती है, तो आपको अपना ऑडिट कराना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि आप बोलो कि मेरे को तो ऑप्शन है, नो। अगर आपकी टर्नओवर इससे ज़्यादा हो रही है तो आपको ऑडिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराना पड़ेगा। तो ऑडिट जो होती है वो क्या होती है, लीगली कंपल्सरी होती है। ये लीगली कंपल्सरी होती है। स्पेशली अगर मैं कंपनीज़ की बात करूँ तो उसके अंदर तो कंपनीज़ के अंदर तो कंपल्सरी होती ही होती है, ठीक है। बट इन्वेस्टिगेशन की मैं बात करूँ तो ये वॉलेंट्री है, ये आपकी इच्छा है। ये जो है वो मान लो आउटसाइडर है, जैसे मैंने यहाँ पर बोला ही, आउटसाइडर जो है वो क्या करना चाहता है, वो जो है वो क्या करना चाह रहा है, वो जो है वो लोन एडवांस जो है वो करना चाह रहा है। तो उसकी इच्छा है कि वो इन्वेस्टिगेशन कराए ना कराए, वो चाहे तो वो बिना जो है वो इन्वेस्टिगेशन कराए भी जो है वो लोन एडवांस कर सकता है। तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन आ जाता है इन्वेस्टिगेशन के अंदर, आपकी इच्छा है, आप चाहो तो कराओगे, तो दैट इज़ कॉल्ड एज एन इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्या है, वॉलेंट्री है, एंड जो है वो ऑडिट जो है वो क्या है, लीगली कंपलसरी होती है, स्पेशली इन केस ऑफ कंपनीज। तो मैंने आपको ना ये पूरा पूरा पढ़ा दिया, ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्या होता है, और इसके ऊपर मैंने पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको दे दिया है, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई दिया, वेदर जो है वो बुक ऑफ अकाउंट प्रॉपरली जो है वो है या नहीं है, ट्रू एंड फेयर व्यू। एंड इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, इंक्वायरी वगैरह। इन्वेस्टिगेशन जो है वो सेवरल ईयर 3, 5 एंड 7 ईयर्स के लिए जो है वो जनरली करी जाती है, और ऑडिट जो है वो रिलेट होती है 1 ईयर से। इन्वेस्टिगेशन जो है वो आउटसाइडर के बिहाफ पे करी जाती है, जनरली वो जो बिजनेस परचेज करना चाह रहा है या फिर लोन वगैरह एडवांस करा जा रहा है, और ऑडिट जो है वो प्रोप्राइटर के बिहाफ पर ही करी जाती है। ऑडिटेड अकाउंट्स जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेट भी करे जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। एंड अगर मैं इन्वेस्टिगेटेड अकाउंट्स की बात करूँ, वो ऑडिटेड नहीं होते हैं। ऑडिट जो है वो लीगली कंपलसरी होती है, आपके ऊपर ऑप्शन नहीं है कि आप जो चाहो तो, अगर आपके लग रही है तो आपको करानी पड़ेगी। इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्या होती है, वॉलेंट्री होती है। इसके बाद में हम जो है वो एक चीज़ सीखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ऑडिट के, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं ऑडिट के। देखो, आप एक बात समझो, ऑडिट जो है वो क्यों कराई जाती है, मेन ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, हमने बार बार पढ़ लिया, अब तो बहुत बार पढ़ लिया कि ऑडिट जो है वो किस लिए कराई जाती है। ऑडिट जो है वो इसलिए कराई जा रही है ताकि जो है वो जो भी अकाउंट्स वगैरह है ना, जो भी बुक ऑफ अकाउंट्स हैं, वो हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो मैनेजमेंट ने सही तरीके से बनाए हो या नहीं। अब बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो है वो एट अ ग्लैंस में बात करूँ तो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो प्रॉपरली जो है वो बनाए गए हैं,
अकॉर्डिंग टू द कंपनीज वगैरह, कंपनीज एक्ट के हिसाब से, अगर कंपनीज है तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से सही से बनाए गए हैं नहीं बनाए गए हैं, ये जो है वो मेन ऑब्जेक्ट होता है ऑडिट का, ठीक है। एंड वेदर वो जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। बार बार अगर आपको जो है वो ऑडिट वर्ड यहीं पर भी दिखे, आपको कुछ याद आए ना आए, आपको ट्रू एंड फेयर व्यू तो लिख कर आना ही है। मैं कह रहा हूँ आपको ट्रू एंड फेयर व्यू तो लिख कर आना ही है, क्योंकि जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए जो है वो करी जाती है कि ट्रू एंड फेयर व्यू किसका, स्टेट ऑफ अफेयर, जो भी मैनेजमेंट, जो भी बिजनेस ऑपरेशन जो भी रन कर रही है ना, उसके हिसाब से वो जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है ना बिजनेस के हिसाब से, वो जो है सही तरीके से जो है ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है नहीं दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, ये ऑडिट का काम होता है। इसके लिए ऑडिटर जो है वो क्या देखता है, ऑडिटर जो है वो ये देखता है कि कोई एरर एंड फ्रॉड्स तो नहीं हो रखे हैं, क्या पता जो है वो अकाउंट्स के अंदर जो है वो एरर एंड फ्रॉड हो रखे हो, तो ऐसा तो नहीं हो रखा है। ये कौन चेक करता है, ऑडिटर जो है वो चेक करता है। देखो तो अगर मैं इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करूं तो जो है वो ऑडिटर का जो है वो क्या हो जाता है, सब्सिडरी ऑब्जेक्ट्स यहाँ क्या बन जाते हैं, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन जो है वो करना। एक तो डिटेक्ट करना, एरर्स को मैंने जो है वो खोजना, डिटेक्ट करना कि जो है वो कहीं का यहाँ पर एरर्स हो रखे हैं वो डिटेक्ट करना, एंड उनको रोकना कि आगे ना हो, तो डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स का। एंड ऐसे डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड का काम भी जो है वो कौन करता है, ऑडिटर जो है वो करता है। आपको एक बात और समझ के चलनी है कि एरर और फ्रॉड जो है वो क्या सेम होती है नहीं होते, क्वेश्चन ये आ जाता है। द आंसर इज नो, देयर इज डिफरेंस बिटवीन कि एरर अलग चीज़ होती है एंड फ्रॉड जो है वो अलग चीज़ होती है। अगर मैं एरर की बात करूं, एरर जो है वो क्या होती है, एरर जो है वो क्या होती है, हमारी इनोसेंस की वजह से या फिर केयरलेसनेस की वजह से एरर हो गई। जैसे आपने सुना ही होगा कि मैं गलती से एरर करके आ गया पेपर के अंदर, मेरे को ध्यान नहीं रहा, तो एरर जानबूझ के नहीं करी जाती, जानबूझ के जो है वो नहीं करी जाती एरर, वो हो जाती इनोसेंस की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से, हमने प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं पे करा या फिर कुछ भी हो गया, लापरवाही की वजह से एरर हो जाती है। लेकिन फ्रॉड है, फ्रॉड तो इंटेंशन है, मैलिशियस है कि आपने जो है जानबूझ के रिकॉर्ड जो है वो क्या करें, मैनिपुलेट करें ताकि आपको गेन हो जाए, उसी लिए जो है वो फ्रॉड करा जाता है। तो फ्रॉड जो है वो उसके अंदर क्या होता है, फ्रॉड जो है वो यहाँ पर इंटेंशन होती है, जानबूझ के मेरी इच्छा है कि यहाँ पर कि जो है वो रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करना, मैनेजमेंट ने जानबूझ के जो है वो रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करा है। एंड एरर्स का मतलब है गलती से, मैनेजमेंट की इनोसेंस एंड केयरलेसनेस की वजह से मतलब जो बुक ऑफ अकाउंट्स वगैरह है वो क्या हो गए, वो जो है वो क्या हो गए हैं, वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है उनमें। अब क्या एरर्स जो हैं वो उसके जो है वो पार्ट्स होते हैं, द आंसर इज यस। एरर्स जो है वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के एरर होते हैं। एक तो होता है क्लैरिकल एरर, एक होता है हमारे पास में क्लैरिकल एरर, एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, एंड एक होते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन आ जाता है कि क्लैरिकल एरर्स क्या होते हैं। देखो क्लैरिकल एरर्स का मतलब आप ये मान के चलो कि जो है वो आपने जो है वो गलती से ना रॉन्ग पोस्टिंग कर दी है, मतलब पोस्टिंग जो है वो क्या कर दिया आपने, गलत अकाउंट के अंदर जो है वो पोस्ट कर दिया है। तो वो जो है वो 3 चीज़ों की वजह से आ जाता है। देखो 2 चीज़ों की वजह से कि आपने टोटलिंग के अंदर गलती कर दी, बैलेंसिंग वगैरह के अंदर गलती कर दी, और इसी को जो है ना क्लैरिकल एरर्स को जो है ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है, कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है, 2 पार्ट में, एरर ऑफ ओमिशन एंड एरर ऑफ कमीशन। इन 2 पार्ट्स में क्लैरिकल एरर्स को जो है वो क्या करा हुआ, डिवाइड करा है। ठीक है, क्लैरिकल एरर मैंने क्या कहा कि आपने रॉन्ग अकाउंट के अंदर जो है वो क्या कर दिया, पोस्टिंग कर दिया, रॉन्ग अकाउंट के अंदर आपने पोस्टिंग कर दिया है। ठीक है ना, लेजर अकाउंट के अंदर आपको आई नो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया ही था कि जो है वो जनरल एंट्रीज को क्या करा जाता है, पोस्ट करा जाता है। कौन पोस्ट करता है, मैनेजमेंट जो है वो पोस्ट करता है। तो अगर आपने जो है वो रॉन्गली जो है वो गलत अकाउंट के अंदर जो है वो पोस्टिंग कर दी है, तो उसे क्या बोला जा रहा है, क्लैरिकल एरर्स हैं वो। अब उसको जो है 2 टाइप्स में डिवाइड करा हुआ, एक तो एरर ऑफ ओमिशन और एक आ जाता है हमारे पास में एरर ऑफ कमीशन। सबसे पहले हम जो है वो ये समझ लेते हैं कि एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या होता है। बहुत ही सिंपल बात है, एरर ऑफ ओमिशन का मतलब है कि जब एक ट्रांजैक्शन जो है वो मतलब ये एक ऐसी एरर है जो इस वजह से आई है क्योंकि ट्रांजैक्शन जो है वो कम्प्लीटली या पार्शली रिकॉर्ड हुई थी। मतलब देखो या तो वो जो है वो कम्प्लीटली या पार्शली जो है वो, देखो कम्प्लीटली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड होना चाहिए बट कम्प्लीटली रिकॉर्ड नहीं हुई, या फिर जो है वो आप इसे कह लो पार्शली जो है वो रिकॉर्ड हो गई है बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर, तो उसी वजह से जो है वो क्या आ जाती है, एरर ऑफ ओमिशन आ जाती है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल के लिए जो है वो लेके जो है वो आपको समझाता हूँ एरर ऑफ ओमिशन, ताकि आपको बेटर क्लैरिटी रहे एरर ऑफ ओमिशन की। एरर ऑफ ओमिशन, जैसे आप एरर ऑफ ओमिशन में जो है वो ये समझ लो कि अगर जो है वो मान के चलो आपने जो है वो गुड्स जो है वो परचेज करे हैं, किससे गुड्स जो है वो परचेज कर रहे हैं, नरेंद्र कुमार से गुड्स परचेज कर रहे हैं, नरेंद्र कुमार से जो है वो गुड्स जो है वो परचेज कर रहे हैं। अगर जो है वो गुड्स का जो है परचेज किससे हुआ है, नरेंद्र कुमार से हुआ है, वो जो है वो हमने प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हुई है, कहीं पर भी बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, कंप्लीटली छूट गई।
आपने गुड्स परचेज करे, आपने ना दिखाया, एंट्री क्या होनी चाहिए कि आपने जो है वो गुड्स जो है वो परचेज करे हैं। तो एंट्री जो है वो आपकी क्या होगी कि आपने परचेजेस करे हैं गुड्स को, तो परचेज अकाउंट, क्योंकि आपके लिए गुड्स जो है वो स्टॉक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट। और आपको जो है अपना जो है क्रेडिटर जो है खड़ा करना चाहिए था नरेंद्र कुमार। ये जर्नल एंट्री जो है पास करनी चाहिए थी मैनेजमेंट को, बट मैनेजमेंट ने ये कहीं पर भी एंट्री पास नहीं करी, कहीं पर भी जो है वो बुक ऑफ अकाउंट्स में एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करी। क्या जो है वो इस जो है वो ट्रांजेक्शन की ना होने की वजह से क्या हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो अफेक्ट हो जाएगा? द आंसर इज नो, क्योंकि मैंने आपको बताया ये ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट और क्रेडिट जो करा जाता है अमाउंट्स का। अब यहाँ पर परचेज भी सेम अमाउंट से हो रहा है और क्रेडिटर भी सेम अमाउंट से खड़ा होना चाहिए था, और ट्रायल बैलेंस को मैच होना होता है। तो डेबिट और क्रेडिट जो है वो जो है वो कभी भी जो है वो मतलब डिफरेंट होगा ही नहीं, सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने एक जगह जो है वो डेबिट आइटम छोड़ दिया और एक जगह जो है वो आपने क्रेडिट आइटम छोड़ दिया। एक जिसका बैलेंस डेबिट है वो छोड़ दिया और एक जिसका बैलेंस क्रेडिट है वो छोड़ दिया। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है वो, मान लो आपने डेबिट में भी जो है 1 लाख कम दिखाया है और क्रेडिट में भी 1 लाख कम दिखाया है, तो क्या आपने यहाँ पर भी 1 लाख कम दिखाया है, यहाँ पर भी 1 लाख कम दिखाया है, क्या दोनों के अंदर जो है वो 1 लाख कम हो गया? लेकिन दोनों चीज़ें जो है वो दोनों के अंदर जो है वो मैच तो दोनों ही हो रही है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि आपने यहाँ पर 1 लाख कम दिखाया और यहाँ पर जो है सही दिखाया है, या फिर यहाँ पर 1 लाख कम दिखाया यहाँ पर सही दिखाया है। जब मैं अपने आप को दोनों चीज़ों से कम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है वो जहाँ पर डेबिट का भी कम है क्रेडिट भी कम है, तो मतलब वही बात है कि या फिर डेबिट भी ज़्यादा है क्रेडिट भी ज़्यादा है कोई भी चीज़ों के अंदर, अगर आप जो है वो मान के चलो, तो यहाँ पर तो वैसे यही है कि एग्जांपल की डेबिट और क्रेडिट कम है, तो इस केस के अंदर क्या है कि वो जो है वो दोनों केसेस के अंदर मैच करेगा। या आई होप आपको जो है वो इतनी बात जो है समझ में आ रही होगी, ये तो बहुत ही बेसिक बात है, 12th क्लास वगैरह के अंदर ही ये जो बात समझ में आ जाती है। सो यहाँ पर मतलब यही है कि ये जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो हमारे ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा। बट अगर पोस्टिंग नहीं करेगी, बट अगर मान लो कि किसी एक अकाउंट के अंदर आपने पोस्टिंग कर दी, मान लो आपने परचेज अकाउंट के अंदर कर दिया एंड आपने जो है वो ये क्रेडिटर अकाउंट के अंदर पोस्टिंग नहीं करी, तो तब क्या ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा? द आंसर इज येस, जो मैं बात अभी बोल रहा था। उससे क्या होगा, आपका डेबिट बैलेंस तो बढ़ गया लेकिन आपका क्रेडिट बैलेंस जो है वो नहीं बढ़ा। तो उस केस में क्या होगा, आपका जो डेबिट बैलेंस है वो 1 लाख से ज़्यादा आ रहा होगा एंड क्रेडिट बैलेंस जो है वो आपका 1 लाख से कम आ रहा होगा। तो आपका 1 लाख का डिफरेंस आ जाएगा। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने क्रेडिटर नहीं खड़े करे, वो क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट में खड़ा करते तो ही तो जाके ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच होता। तो इसी वजह से जो है वो एरर ऑफ ओमिशन जो है वो आ जाता है। या तो आपने जो है वो ट्रांजैक्शन जो है, जब आप ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीटली या पार्शली जो है वो आप रिकॉर्ड नहीं करते हो बुक ऑफ अकाउंट्स में, तब जाकर कौन सा एरर आ जाता है? एरर ऑफ ओमिशन। इसके बाद में हम जो है वो एक बात और सीखो कि एरर ऑफ जो है वो कमीशन क्या होता है। ये तो हो गया एरर ऑफ ओमिशन। ऐसे ही एक एरर आ जाता है एरर ऑफ कमीशन। इसके बाद में एक एरर कौन सा आ जाता है? एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन जो है वो कब आता है? एरर ऑफ कमीशन तब आता है जब कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी है जो आपने इनएक्यूरेटली जो है वो रिकॉर्ड करी है बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर। मतलब आपने ट्रांजैक्शन जो है वो कैसे रिकॉर्ड करी है? इनकरेक्टली जो है वो रिकॉर्ड करी है। इनकरेक्टली जो है वो जब आपने बुक ऑफ अकाउंट्स में जब आपने ट्रांजैक्शन को जो है वो इनकरेक्टली रिकॉर्ड करा है, तो उसे क्या बोला जाता है? एरर ऑफ कमीशन। जैसे आपने जो है वो क्या करा, डेबिटिंग या फिर क्रेडिटेड कर दिया एक अकाउंट को इंस्टेड ऑफ द अदर, या फिर आपने जो है वो अकाउंट को जो है वो क्या कर दिया, रॉन्ग बैलेंस कर दिया। टोटल आ रहा था 1 लाख, आपने जो है 5 लाख लिख दिया, ठीक है, जिसकी वजह से आपका बैलेंस ईडी जो है वो गलत हो गया। तो ऐसे ही जो है वो आपने क्या करा, रॉन्ग बैलेंस कर दिया अकाउंट का। तो इनकरेक्ट यहाँ पर क्या है कि कुछ ट्रांजेक्शन जो है वो इनकरेक्टली रिकॉर्ड हो गई। और मैं जो है वो एग्जांपल जो है वो देख सकता हूँ, जैसे एरर जो है वो आपने अमाउंट के अंदर जो है वो गलती कर दी। जैसे आपको जो है वो एक पर्टिकुलर अकाउंट है, जैसे प्रेमचंद अकाउंट है, प्रेमचंद अकाउंट को जो है वो आपको डेबिट करना था 107 रुपये से। आपने 107 रुपये से नहीं डेबिट कर दिया, आपने 100 रुपये से डेबिट कर दिया। बताओ इससे क्या हुआ कि जो है वो आपने जो है वो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि आपको 100 से करना था और आपने जो है 107 जो है वो डेबिट कर दिया, ठीक है। तो आपको करना चाहिए था 100 और आपने जो है वो 107 से कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि आपने जो है वो ज़्यादा से जो है वो डेबिट कर दिया है। तो ऐसे ही जो है वो आपने क्या होती है, यही जो है वो एरर ऑफ कमीशन जो है वो बन जाती है कि आपने जो है वो क्या है कि कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी है जो भी आपने जो है वो क्या कर दिया, इनएक्यूरेटली इनकरेक्टली जो है वो क्या करिए, रिकॉर्ड कर दिया बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर। मैंने आपको ये वाला एग्जांपल पढ़ा दिया, ऐसी रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, एरर इन बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, डेबिटिंग और क्रेडिटिंग द वन अकाउंट इंस्टेड ऑफ द अदर। करना किसी अकाउंट को था, करना डेबिट राम अकाउंट को, तो आपने जो है वो डेबिट जो है श्याम अकाउंट को कर दिया। एंड पोस्टिंग ऑफ द अमाउंट रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट को रॉन्ग साइड में जो है पोस्ट कर दिया। तो उसी वजह से जो है वो एरर ऑफ कमीशन जो है वो आ जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा। अब ये जो एरर्स होते हैं क्या ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं? द आंसर इज यस। ये जो एरर्स होते हैं ये ट्रायल बैलेंस को जो है वो अफेक्ट करते हैं।
इसके बाद में दो एरर्स और पढ़ते हैं हम, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर्स। देखो एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, समझो बात को। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है ये ऐसा एरर है जो भी, ये किस लिए आया है, क्योंकि जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड तो हुई है, लेकिन आपने जो रिकॉर्ड्स करा है ना वो प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करा। जो भी बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल्स होते हैं ना, क्या उनको फॉलो करके जो है वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करा? नहीं, आड़े टेढ़े ऐसी मर्जी जैसे मर्जी जो है वो क्या कर दिया गया है, जो है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया गया है। जैसे कि अगर मैं आपसे जो है वो एग्जांपल के लिए जो है मैं बात करूं एरर ऑफ प्रिंसिपल के अंदर, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल मतलब क्या है कि आपने जो है वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड तो किया है, लेकिन आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करा। जैसे अगर मान लो कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जैसे कोई भी मान के चलो कोई भी एक्सपेंस जो है वो इंकर्ड हुआ है कि आपने जो है वो गोडाउन कंस्ट्रक्ट करा। मैं आपसे पूछूंगा एंट्री, आपको पहले ही दिमाग में सोच लेनी है कि एंट्री क्या है मेरे बताने से पहले। जैसे कंस्ट्रक्ट किया है गोडाउन वगैरह, आपने जो है वो इसको क्या मानना चाहिए था? कंस्ट्रक्ट करा है गोडाउन, क्या ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है? द आंसर इज नो, क्योंकि ये जो है वो क्या है, ये इसको कैपिटलाइज वगैरह करना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इसका बेनिफिट जो है वो हमारे को मोर देन 1 ईयर के अंदर होने वाला है। तो ये क्या है, कंस्ट्रक्ट करना गोडाउन को, ये जो है वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। लेकिन आपने क्या करा, इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या क्या मान लिया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। क्या ये जो है वो आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल जो भी बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के हैं वो फॉलो करें हैं? द आंसर इज नो। आपने जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं ना अकाउंटेंसी एंड जो है वो बुक कीपिंग वगैरह के, वो आपने फॉलो नहीं करे। जो चीज़ों को आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाना चाहिए था आपने उसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिया, तो जो कि बहुत ही गलत है। समटाइम्स क्या होता है, एडजस्टमेंट जो है वो नहीं हम करते। जब भी हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तब हमने कुछ एडजस्टमेंट नहीं करी हैं, तो ये बातें आ जाती हैं। ऐसे ही जो है वो एक चीज़ और आ जाती है कि कंपनसेटिंग एरर्स आ जाते हैं। ऐसी क्या आ जाती हैं, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल के बाद में एक चीज़ आ जाती है, कंपनसेटिंग एरर्स। ऐसी कौन सी चीज़ आ जाती है हमारे पास में, एक चीज़ आ जाती है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर का मतलब क्या है कि एरर जो है वो किस वजह से आई है। कंपनसेटिंग एरर का मतलब है ऐसी एरर है जो भी काउंटर बैलेंस्ड हो गई या फिर कंपनसेटिंग हो गई है, कोई और अदर एरर की वजह से वो क्या हो गई, कंपनसेट हो गई, ताकि उसका जो है वो, ताकि जो एक साइड में जो एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा था चाहे वो डेबिट या फिर क्रेडिट साइड के अंदर, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है दूसरी जो भी डेबिट और क्रेडिट साइड के अंदर है। मैं वैसे एग्जांपल आपको समझाता हूँ, वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बात समझ के चलनी है, क्या जो है मैंने आपको एक तो बात बताई थी कि जो क्लैरिकल एरर्स होते हैं उसके अंदर जो एरर ऑफ ओमिशन है या फिर जो है वो एरर ऑफ, मैंने जो बताया नहीं था कि एरर ऑफ कमीशन वगैरह है, ये जो एरर्स होते हैं ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। लेकिन क्या जो है वो एरर ऑफ प्रिंसिपल जो होता है वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है? द आंसर इज नो। ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्यों नहीं करता ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट? देखो आपको किसी चीज़ को जो है वो जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना था, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं माना, आपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, बट आपने ट्रांजैक्शन तो प्रॉपरली रिकॉर्ड करी ना। आपने जो है वो उसको जो है वो कैपिटलाइज करना चाहिए था, बट आपने जो है उसे यहाँ डाल दिया, पीएनएल अकाउंट के अंदर डाल दिया। तो आपने वो कहीं ना कहीं पीएनएल अकाउंट के अंदर, वो दोनों अकाउंट्स के अंदर तो गया ही है ना। ठीक है, तो जैसे अगर आपने जो है वो कोई जो है वो, जैसे मैंने यहाँ पर जो है वो आपको कहा कि कंस्ट्रक्ट करा गोडाउन वगैरह को, तो आपने क्या करा कि आपने इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ना मानते हुए कि आपने जो है वो ये नहीं एंट्री नहीं करी, गोडाउन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री होनी चाहिए थी, ये नहीं करी। आपने क्या कर दिया, आप इसको जो है वो कहाँ पे ले गए कि आपने जो है वो ये मान लिया कि एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो आपने अपना एक्सपेंस जो है वो बुक कर दिया। तो इस केस के अंदर भी जो है वो आपने दोनों दो अकाउंट्स तो इफेक्ट हुए ही हैं ना, भले ही वो कैपिटलाइज नहीं हुआ हो। आपको आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है ना वो कभी भी जो है वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि दो अकाउंट जो है वो अभी भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, दो डेबिट और क्रेडिट जो है वो इक्वलाइज मैनर में हो रहे हैं। बट आपने गलत तो अभी भी करा है, बट उससे ट्रायल बैलेंस जो है वो इफेक्ट नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस अभी भी आपका मैच हो रहा होगा, क्योंकि आपने एक ट्रांजेक्शन को डेबिट भी करा है और क्रेडिट भी करा है। ठीक है, भले ही आपने जो है बिल्डिंग को डेबिट ना करके आपने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया है, लेकिन आपने जो है वो उस केस में भी जो है वो क्या कर दिया है कि दो अकाउंट जो है वो डेबिट हुए हैं, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इसी वजह से जो है वो एरर ऑफ प्रिंसिपल जो है वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते हैं। देन कंपनसेटिंग एरर जो है वो मैंने आपको बताया था कि जो भी एक साइड के अंदर जो भी एरर वगैरह जो भी हो रहे हैं वो दूसरी साइड से इन्फ्लुएंस, मतलब वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। और जो कंपनसेटिंग एरर्स होते हैं ना, कंपनसेटिंग एरर्स भी जो है वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो कंपनसेट हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं मान के बात बताऊँ कि आपको क्या करना था, एक रानी का अकाउंट था, वो आपको डेबिटेड से करना था 10 रुपये से, बट आपने क्या कर दिया, गलती से इसे 100 रुपये से डेबिट कर दिया, बताओ। और ऐसे ही एक श्याम का अकाउंट था, उसे आपको जो है वो आपको उसको डेबिट करना था 100 से,
एंड आपने उसे डेबिट कर दिया 10 से। तो किसी चीज़ को 10 से डेबिट करना था आपने 100 से कर दिया, एंड किसी को 100 से करना था 10 से कर दिया। तो वैसे तो देखो, अगर आप ऐसा ना करते, नॉर्मलाइज जो है वो करते, तो आपको क्या करना चाहिए था, वहाँ पे 10 और 110 ही करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे 10 की जगह 100 कर दिया, यहाँ पे 100 की जगह 10 कर दिया, तो भी डेबिट साइड का टोटल क्या रहा, 110 ही रहा। मैं ओनली डेबिट साइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या जो है वो अब मेरा जो है ट्रायल बैलेंस जो है अफेक्ट होगा, द आंसर इज़ नो। यहाँ पर जो एक के अंदर जो भी एरर आ रहा था वो न्यूट्रलाइज हो गया दूसरे की वजह से। इन दोनों एरर्स ने क्या कर दिया, ये जो 90 रुपये का यहाँ पर गैप था, ये 90 रुपये के गैप से यहाँ पर क्या हो गया, ऑफसेट हो गया। तो हमारा जो डेबिट जो टोटल बनना चाहिए था 110 का, वो ही 110 बना। और ये तो इसकी वजह से क्या कोई ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट आएगा, द आंसर इज नो। क्योंकि हमारा जो है वो 110 से ही डेबिट होना चाहिए था, 110 से ही हो जाएगा। बट क्या ये गलती है, गलती तो है, बट ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं कर रही। ऐसे यहाँ पर भी गलती तो है, बट ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगी, ट्रायल बैलेंस आपका मैच हो जाएगा। बट अगर मैं क्लैरिकल एरर्स की बात करूँ, वो अफेक्ट कर जाते हैं ट्रायल बैलेंस को, जैसे कि एरर ऑफ कमीशन वगैरह, जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। आई होप आपको जो है वो अब समझ में आ ही गया होगा। देन इसके बाद में हमने क्या पढ़ेंगे, हम जो है वो इसके बाद में हम जो है वो पढ़ते हैं डिडक्शन ऑफ एरर्स। एरर्स का डिडक्शन मतलब क्या है कि एरर्स का डिडक्शन, देखो क्या जो है वो ऑडिटर की जो है वो ड्यूटी होती है कि एरर्स वगैरह को जो है वो ढूंढना, सब कुछ ट्रेस वगैरह करना, द आंसर इज नो। उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि तेरी ही जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट ऐसा नहीं है उसके ऊपर उंगली जो है पॉइंट आउट करके ये कह सकता है कि तेरी जिम्मेदारी थी, तेरी जिम्मेदारी की तेरे को जो है वो एरर्स वगैरह जो है वो रिकॉर्ड करने हैं, लोकेट करने हैं। द आंसर इज नो। आप जो है उसके ऊपर जो है वो बर्डन नहीं डाल सकते कि आपकी तेरी जिम्मेदारी है, ड्यूटी नहीं बना सकते उसकी। बट जिसके लिए वो ऑडिट कर रहा है, ये काम किसका है, ये अकाउंटेंट का काम है। बट बहुत सारे केसेस के अंदर ऑडिटर जो है वो फ्रीक्वेंटली जो है वो उसको बोला जाता है कि आप जो है वो एरर ढूंढो। मैनेजमेंट क्या कहती है, आप जो है वो ढूंढो। स्पेशली जब अकाउंटेंट जो है वो अनेबल, जब मान लो अकाउंटेंट ढूंढ नहीं पाता एरर्स वगैरह, तो मैनेजमेंट जो है वो क्या कहती है, मैनेजमेंट जो है वो, ये मैनेजमेंट है, ठीक है। एग्जांपल मैंने ऐसी जो चेहरा बनाया हुआ है, आप समझो कि वो मैनेजमेंट है। और मैनेजमेंट जो है वो ऑडिटर के पास में जो है कहती है प्लीज़ 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 प्लीज़, हमारा अकाउंटेंट तो जो एरर को ढूंढ नहीं पा रहा है, प्लीज़ आप ढूंढ दो। ये किसको बोल रही है, मैनेजमेंट जो है वो बोलती है, या फिर क्लाइंट जो है वो बोलता है ऑडिटर वगैरह को। तो जो है वो बहुत से केसेस के अंदर जो है वो क्या होता है कि जब वो ढूंढे नहीं जाते एरर्स, तो जो है वो ऑडिटर को बोला जाता है कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैनेजमेंट बोलती है कि आप जो है वो क्या कर दो, एरर्स को जो है वो लोकेट कर दो। जब जो है वो एरर्स को लोकेशन जो है वो कौन कर रहा है, ऑडिटर जो है वो कर रहा है। तो ऑडिटर को जो है वो किन चीज़ों का ध्यान में रखना है कि उसे देखना है कि ट्रायल बैलेंस का टोटल सही से हुआ है। उसे ये देखना है कि जो है वो नेम ऑफ अकाउंट जो भी लेजर के अंदर है, और जो नेम ऑफ अकाउंट जो भी ट्रायल बैलेंस के अंदर रिकॉर्ड करें हैं वो सही है। ऐसा तो नहीं है कि राम का नाम, राम के नाम की जगह श्याम का नाम जो है वो पोस्ट करा हुआ है, उससे भी फ़र्क पड़ जाता है। क्योंकि जो है वो क्या है कि नाम तो यार सही होने चाहिए ना, तो ये ऐसी एरर्स नहीं होनी चाहिए। टोटल जो है वो देखेगा कि लिस्ट ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर, एंड कंपेयर करेगा कि जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर भी जो है वो क्रेडिटर और डेटर का जो टोटल है, और जो आपके जो है वो जो बैलेंस शीट वगैरह के अंदर जो भी डेटर और क्रेडिटर का टोटल है वो सेम है या नहीं है, या जो आपने लिस्ट बनाई हुई है डेटर और क्रेडिटर की लिस्ट बनाई हुई है, और जो आपने ट्रायल बैलेंस के अंदर जो है वो लिखी हुई है वो सेम है या नहीं है। ऐसी जो बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम पे बनाए गए हैं, वो ये देखेगा कि टोटल ऑफ डिफरेंट अकाउंट वो एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो कंपेयर करेगा जो भी ट्रायल बैलेंस के आइटम्स हैं उनको जो है वो प्रीवियस ईयर से जो है वो कंपेयर करने की कोशिश करेगा कि कोई ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ी बढ़त आ गई है, पहले तो आपकी सेल 1 लाख थी, अब यार आपकी 10 लाख कैसे हो गई सेल। अच्छा, आपने एक्सपोर्ट किया है इस वजह से। तो आपको वो चेक करना पड़ेगा कि अगर कोई जो है वो अनफ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन जो है वो एंटर हो भी गई है, आ भी गई है, तो कंपेयर करके वो देखेगा कि अगर मान लो नहीं है तो 1 लाख से 10 लाख जो है वो ऐसा भी तो हो सकता है कि गलती से जो है चली गई है, फिगर जो है वो 1 जीरो फालतू लग गई है, तो वो कंपेयर करके पता चल जाएगा कि एरर्स वगैरह का पता जो है कंपेयर वगैरह करने से जनरली जो है पता चल जाता है। एंड यहाँ पर जो है देखा जाएगा वेदर जो डिफरेंस है या नहीं है ट्रायल बैलेंस के अंदर। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपने सस्पेंस अकाउंट के अंदर एंट्रियाँ ठोक रखी हैं, कोई जो है वो डिफरेंस तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो जनरली क्या होता है कि जो है डेबिट साइड के अंदर जो है वो ना, अगर डेबिट या क्रेडिट साइड में से जिस साइड में भी शॉर्टर जो है वो बैलेंस आ रहा होता है ना, आप जो है उसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती हो दूसरी जो है साइड पर जो है ना बैलेंस डालकर। तो ऐसा तो नहीं करा हुआ है कुछ भी। और यहाँ पर आप जो है टोटल जो है सम सब्सिडरीज बुक का जो है वो टोटल जो है वो लगा के देख लो, कैश बुक, सेल्स बुक, क्योंकि ये जो है ना क्या होती हैं, ये जो है ना थोड़ी सी ना इंपॉर्टेंट टाइप की बुक्स हो जाती हैं, तो इसको जो है वो ढंग से चेक करना। यहाँ पर हमारा जो है वो ये एरर्स का पार्ट जो है ख़त्म हो जाता है। मैंने आपको जो है शुरू में जब एरर्स जो है ना स्टार्ट करा था, तो मैंने आपको तब भी बोला था कि एक तो हम जो है वो क्या सीखेंगे कि एरर्स का जो है क्लासिफिकेशन सीखेंगे, टाइप ऑफ एरर सीखेंगे, एंड जो है वो ये सीखेंगे कि जो है वो एरर्स का डिडक्शन के अंदर ऑडिटर को जो है वो क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे देखना है।
और ये ऑडिटर की ड्यूटी नहीं होती है एरर्स को जो है चेक करना, कि जो है वो एरर्स को लोकेट वगैरह करना है, वो अकाउंटेंट की होती है। बट कभी कभार क्या होता है जो है वो मैनेजमेंट जब नहीं कर पाती है तो वो मैनेजमेंट जो है ऑडिटर को कहती है कि आप प्लीज़ जो है वो ढूंढ दो, प्लीज़ ढूंढ दो। ठीक है, अब आ जाता है इसके बाद में डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड का डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन जो है वो कैसे करा जाता है वो आप सीख लो। फ्रॉड का मतलब क्या है? फ्रॉड का मतलब है फॉल्स रिप्रेजेंटेशन या फिर कोई भी फॉल्स एंट्री जो है वो इंटेंशनली, मैंने आपको बताया ही है कि फ्रॉड जो है वो किस लिए होती है। फ्रॉड जो है ना, यहाँ पर आपकी जो है वो इंटेंशन अच्छी नहीं है, यहाँ पर आपकी इंटेंशन जानबूझ के आप वो फ्रॉड करा जा रहा है, लेकिन एरर जो है वो इनोसेंस वगैरह की वजह से होता है। बट अगर मैं फ्रॉड की बात करूँ तो फ्रॉड जो है वो इंटेंशनली जो है वो करा जाता है, आपने जानबूझ के फ्रॉड करा है ताकि जो है वो आप जो है वो डी फ्रॉड कर पाओ, किसी को धोखा दे दो। ठीक है, डी फ्रॉड समबडी, डी फ्रॉड डिटेक्शन ऑफ द फ्रॉड इज कंसिडर्ड। जो भी फ्रॉड का डिटेक्शन वगैरह होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है ऑडिटर को, कि ऑडिटर को जो है वो ना, मतलब माना जाता है कि ऑडिटर जो है ना फ्रॉड को डिटेक्ट जो है वो जरूर करेगा। इसके लिए उसको जो है ना एक एसए भी होता है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का एसए 240 भी फॉलो करना पड़ता है जो है वो फ्रॉड्स का डिटेक्शन करने के लिए। ठीक है, वो फॉलो करने के लिए एसए जो है वो फॉलो करता है। और अगर मैं बात करूँ ना, हम कंपनीज ऑडिट के अंदर पढ़ेंगे भी कि अगर मान लो फ्रॉड जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा का है, तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको ढूंढना भी है और उसको जो है वो रिपोर्ट किसको करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। और अगर 1 करोड़ से कम का है तो मैनेजमेंट एंड डीसीडब्ल्यूजी को जो है वो बताना है। अब फ्रॉड जो है कितने टाइप के आ जाते हैं, वो 3 टाइप के आते हैं। फ्रॉड कितने टाइप के होते हैं, आपको 3 बातें याद रखनी है, ये 3 जो है टाइप के आ जाते हैं, साथ ही साथ याद करते रहो, पूरा पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। एक तो मिस अप्रोप्रिएशन जो है वो कैश का मिस अप्रोप्रिएशन हो गया, गुड्स का मिस अप्रोप्रिएशन हो गया सेकंड, एंड थर्ड इज फ्रेडुलेंट मैन्युपुलेट हो गए हैं अकाउंट्स। थर्ड पॉइंट आ जाता है फ्रेडुलेंट मैन्युपुलेट हो गए हैं अकाउंट्स। तो कैश का मिस अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? देखो, कैश को मिस अप्रोप्रिएट करना ना बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी होता है। तो ऑडिटर जो है ना सबसे पहले जो है अटेंशन जो है किसके ऊपर किसके ऊपर पे करता है, कि कैश के ऊपर जो है वो पे करता है। कैश को जो है ना बहुत इजीली ना लोग जो है ना क्या कर देते हैं, मिस अप्रोप्रिएट कर देते हैं। कैसे? देखो, आपको जो है वो मैनेजमेंट जो है या फिर क्लाइंट है, उसको कोई कहीं से पैसा रिसीव हुआ, क्लाइंट ने पैसा दिखाया ही नहीं, अब उसने कैश को जो है वो दिखाया ही नहीं, तो कैश नहीं दिखाया तो जो है वो बुक्स के अंदर आया ही नहीं, तो जो है वो हम उसे चेक कैसे करें? तो कैश को मिस अप्रोप्रिएट करना ना बहुत ईजी होता है। ठीक है, आपने गप कर लिया, पैसा जेब में डाल लिया। ठीक है, तो कैश को जो है वो ना मिस अप्रोप्रिएट करना बहुत ईजी होता है। एंटरिंग द लेस अमाउंट देन व्हाट इज एक्चुअली रिसीव, आपको मिला तो जो है वो कैश के अंदर 10,000 था, लेकिन आपने 8,000 जो है वो रिकॉर्ड करा कि आपको 8,000 ही मिला है। क्यों? और अब जो है वो ये चीज़ें जो है चेक करी जाएंगी। एंड फिक्टिशियस एंट्रीज जो है वो आपने लिख दी ऑन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, आपने जो है जानबूझ के फेक एंट्रीज जो है लिख दी, आपने जो है वो इसको पैसा दिया, इसको पैसा दिया, ताकि आपके एक्सपेंसेस जो है झूठी एक्सपेंसेस बुक हो जाए और आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाए। तो फिक्टिशियस एंट्रीज वगैरह की जो है वो रिकॉर्डिंग वगैरह जो है वो करना, ऐसा जो है वो जनरली देखा जाता है जो है वो कैश की मिस अप्रोप्रिएशन के अंदर। एंड मोर अमाउंट जो है पेमेंट साइड के अंदर जो है दिखा देना, जो कि मैं बोल ही रहा हूँ, कैश बुक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप क्या दिखा रहे हो, पेमेंट साइड पर जो है वो दिखा रहे हो, जितना आपने एक्चुअली में पे करा है उससे ज़्यादा दिखाए जा रहे हो, ताकि आपको जो है वो क्या हो जाए, ताकि आपको एक्सपेंसेस का ज़्यादा से ज़्यादा डिडक्शन मिलकर आपको प्रॉफिट जो है वो आपका कम हो जाए। तो कैश के अंदर मिस अप्रोप्रिएशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन जो है वो अगर ए और बी के अंदर जो है वो आपको जो है वो फ्रॉड को डिटेक्ट करना है ना, तो ऑडिटर जो है वो क्या करता है, वो डेबिट साइड जो है वो देखता है कैश बुक की, वो जो है वो देखेगा, डेबिट साइड जो है वो देखेगा। क्योंकि देखो, कैश रिसीव हुआ है, जो भी कैश रिसीव होता है तो उसके अंदर कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। आपको पता है ना जर्नल एंट्रीज के जो बेसिक रूल, जो 11th और 12th में भी आपने पढ़े होंगे, कि आपने जो है वो कैश रिसीव करा है तो कैश अकाउंट डेबिट, जिससे रिसीव हुआ है। तो इन दोनों केसेस के अंदर ऑडिटर जो है क्या करेगा, डेबिट साइड जो है चेक करेगा। जब जो है कैश जो रिसीव हुआ है या फिर लेसर अमाउंट जो है वो हुआ है, तो उस दोनों केसेस के अंदर जो है वो डेबिट साइड जो है चेक करी जाएगी। ठीक है, विद रफ कैश बुक, सेल्समैन रिपोर्ट, काउंटर फोलियो जो है वो देखी जाएंगी, एजेंट रिटर्न एंड अदर ओरिजिनल रिकॉर्ड जो है वो देखे जाएंगे। लेकिन अगर सी एंड डी के अंदर फ्रॉड हो रहा है, सी एंड डी के अंदर अगर फ्रॉड हो रहा है कि फिक्टिशियस एंट्रीज जो है वो कर दी गई हैं पेमेंट साइड के अंदर, या फिर आपने ज़्यादा अमाउंट जो है वो दिखा दिया पेमेंट साइड के अंदर, या तो आपने झूठा अमाउंट दिखा दिया है। फिक्टिशियस का मतलब है सीओडी में क्या फ़र्क है, या तो आपने झूठा अमाउंट दिखा दिया है, कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं आपने दिखा दिया। लेकिन जो है वो डी में क्या है, कुछ था लेकिन आपने ज़्यादा दिखा दिया। 1 लाख की ट्रांजेक्शन जो है वो 1 लाख की पेमेंट करी थी, लेकिन आपने 1,20,000 दिखा दी, तो ये है डी। और जो है वो सी का मतलब है कुछ भी नहीं था, आपने दिखा दिया फालतू में कि मैंने 1 लाख की पेमेंट करी। अरे कहाँ करी नहीं है यार, फिक्टिशियस है। दोनों में सी और डी में ये फ़र्क है। और जो है सी और डी के अंदर जो है वो क्या करा जाएगा, सी और डी के जो है वो चीज़ों को कैसे जो है वो आप वेरीफाई कर सकते हो, आपको वाउचर्स देखने पड़ेंगे, वेज शीट देखनी पड़ेगी, सैलरी बुक इनवॉइसेस वगैरह देखने पड़ेंगे, ताकि आपको सी और डी के अंदर जो है फ्रॉड को ढूंढ पाओ। एंड अगर ये ए और बी देखना है
तो आप जो है वो क्या देखोगे, डेबिट साइड देखो कैश बुक की, एंड उसे आप कैश बुक की रफ बुक से मैच करोगे। सेल्समैन के रिपोर्ट देखोगे, काउंटर फोलियोज देखोगे कि आपको जो है वो रिसिप्ट बुक्स की काउंटर फोलियोज, एजेंट के रिटर्न्स वगैरह ऐसे करके जो है चेक करा जाता है ए और बी के अंदर कि कोई जो है वो मतलब गड़बड़ तो नहीं है। देन आपके पास में जो है दो चीज़ें और आ जाती है, एक तो आ जाता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, और एक आ जाता है मेरे पास फ्रेडुलेंट मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। अब आ जाता है क्वेश्चन, आ जाता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स का मतलब क्या है। देखो, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स का मतलब है ये जो टाइप ऑफ जो फ्रॉड है ना, ये जो गुड्स का मिस अप्रोप्रिएशन हो गया, ये बहुत मुश्किल है डिटेक्ट करना। जब बहुत गुड्स जो है वो बहुत लेस बल्कि हैं और वो जो है वो उनकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है। गुड्स जो है वो लेस बल्कि हैं, और जब गुड्स की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे फ्रॉड जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं डिटेक्ट करना। एंड प्रॉपर मेथड जो भी मतलब बुक्स वगैरह को रिकॉर्ड करने के प्रॉपर मेथड जो है वो, जैसे कि आपको जो है परचेज, सेल, स्टॉक टेकिंग, पीरियोडिकल चेकिंग वगैरह जो है वो, अगर आप ये सही से चलता रहेगा ना, सारे प्रोसीजर जो है ढंग से चलते रहेंगे प्रॉपरली, जो है वो अगर बुक्स को, अकाउंट्स को रखा जा रहा है, परचेज सही से हो रही है, सेल, स्टॉक टेकिंग, पीरियोडिक चेकिंग हो रही है, स्टॉक की कंपेयरिंग जो है परसेंटेज बेसिस को जो है वो परसेंटेज जो है वो निकाली जा रही है, ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल ऑफ 2 पीरियड्स का जो है देखा जा रहा है। अच्छा, पिछले साल जो है 25% थी, इस साल 25.12, हाँ देखा जा रहा है नॉर्मली है, लेकिन पहले 25% थी, अब 35% कैसे हो गई इस साल, गड़बड़ है गड़बड़ है। तो ऐसे करके जो है चेकिंग करी जाती है। नेसेसिटी फॉर द कंक्लूजन विल हेल्प टू अवॉइड द मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपरली जो है वो मेथड जो है वो अगर करे गए हैं परचेज एंड सेल के, स्टॉक टेकिंग के, स्टॉक टेकिंग वगैरह जो है ढंग से हो रही है, स्टॉक की चेकिंग वगैरह करना, तो इससे मिस जो गुड्स का जो मिस अप्रोप्रिएशन वगैरह के चांसेस होते हैं ना, वो कम हो जाते हैं। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, हमारी जो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स के जो है वो जो है वो कि कॉल्यूड वगैरह होने के चांसेस जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। एंड द फाइनली फ्रैडुलेंट मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। फ्रैडुलेंट मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स ये भी एक टाइप का फ्रॉड है। ये फ्रॉड जो है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये जो है वो क्या करते हैं, डायरेक्टर या फिर मैनेजर्स वगैरह जो होते हैं ना, ये जो डायरेक्टर्स और मैनेजर्स होते हैं कंपनी वगैरह के अंदर, ये क्या करते हैं, ये यूजुअली ये कमिट करते हैं, ये जो लोग होते हैं ना, ये होते हैं पापी लोग। ये पापी लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये जो है वो क्या कर रहे हैं, ये जो है वो फ्रॉड और एरर कर रहे हैं। डैट्स वाई ऑडिटर को जो है वो क्या करना होता है, वो जो है वो इन इन जो फ्रॉड्स हैं इनकी जो है वो केयरफुली जो है डिटेक्ट करना चाहिए। वो जो है वो रूटीन चेकिंग है, जब वो वाउचिंग जो है ढंग से करेगा, तो उसको जो है वो ढंग से जो है ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, उसको जो है वो यहाँ पर इंटेलिजेंट इंक्वायरीज और जो है टैक्टफुल इंक्वायरीज करनी है। और यहाँ पर ये वाले जो फ्रॉड्स वगैरह होते हैं ना, ये जो फ्रैडुलेंट मैनिपुलेशन हो रहे हैं अकाउंट्स के, ये जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स के लिए करे जाते हैं। ये क्यों करे जा रहे हैं, ताकि आपको जो है वो डायरेक्टर जो है वो, या फिर जो है वो डायरेक्टर्स कह लो, या फिर जो है वो अदर रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स वगैरह कह लो, या फिर मैनेजर्स वगैरह कह लो, क्यों कर रहे हैं ये ऐसा, क्योंकि ये ज़्यादा प्रॉफिट दिखाना चाह रहे हैं, जो है उससे ज़्यादा जो है वो दिखाना चाह रहे हैं, ताकि इनको ज़्यादा कमीशन जो है वो मिल जाए बेस्ड ऑन द प्रॉफिट, ताकि ये ज़्यादा पैसा बोरो कर पाएँ, या तो ज़्यादा पैसा बोरो कर पाएँ अच्छी पोजीशन दिखा के, या तो इनको जो है वो कंपनी के अंदर ज़्यादा शेयर होल्डर जो है वो क्या करें, सब्सक्राइब करें शेयर्स वगैरह। या तो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ये जो है वो, एक तो हो गया, या तो जो है वो प्रॉफिट ज़्यादा दिखाना चाह रहे होंगे, या तो क्या है कि ये जो है वो शो करना चाहते हैं लेस प्रॉफिट, जो कि एक्चुअली में है 1 लाख का प्रॉफिट है, लेकिन जो है वो पहले केस के अंदर वो 1,20,000 दिखाना चाह रहे हैं, मतलब 1 लाख की जगह कुछ और दिखाना चाह रहे हैं। तो मैंने 1 लाख बहुत ही छोटी फिगर बोली है, ऐसी जो है बड़े से बड़े लेवल पर तो आप समझ रहे हो ना, 1 करोड़ की जगह आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिखाना चाह रहे हो, तो वही बात है। शोइंग द करोड्स में होता है बहुत प्रॉफिट, 1 करोड़ नहीं करोड्स में होता है, तो वहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट दिखाना चाह रहे हो। और यहाँ पर जो है वो दूसरे पॉइंट के अंदर, या तो आप जो है वो ऐसा कर रहे हो कि आप लेसर प्रॉफिट जो है वो दिखाना चाह रहे हो, क्योंकि आप जो है वो शेयर्स परचेज करना चाह रहे हो मार्केट के अंदर लोअर प्राइस के अंदर, सो एज टू रिड्यूस और अवॉइड द पेमेंट ऑफ द इनकम टैक्स, और मिसलीड आप करना चाह रहे हो प्रोस्पेक्टिव बायर्स को, आप ऐसा जो है वो करना चाह रहे हो। द अकाउंट जो है वो आप मैनिपुलेटेड कर सकते हो नंबर ऑफ वेज के अंदर। कैसे कर सकते हो, जो है वो आपने जो है वो डेप्रीसिएशन जो है वो नहीं दिखाया, या फिर आपने लेस डेप्रीसिएशन दिखाया, या फिर आपने अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन जो है वो कर दिया ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, या तो आपने फिक्टिशियस सेल्स और परचेज जो है वो कर दिए हैं, दिखा दिए हैं, या फिर आपने जो है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो आपने जो है वो क्या करा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल अकाउंट के अंदर जो है वो दिखा दिया, इस तरीके से मैनिपुलेशन कर दिया, या फिर फिक्टिशियस सेल्स जो है वो दिखा दिया है, परचेज या फिर रिटर्न जो है वो दिखा दिए, या फिर आपने वैल्यूएशन या फिर ओवर वैल्यूएशन कर दिया एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का, या तो आपने जो है वो कोई भी जो है वो डेप्रीसिएशन जो है वो नहीं दिखाया, या फिर लेसर डेप्रीसिएशन एंड मोर डेप्रीसिएशन दिखा दिया है, और या तो आपने जो है वो यूटिलाइज़ कर दिया सीक्रेट रिजर्व्स वगैरह को जो है वो यूटिलाइज़ वगैरह कर दिया, तो उस वजह से जो है वो आपका ये आ जाता है फ्रॉड जो है वो। तो यहाँ पर हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही सीखेंगे।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और बाकी का जो पार्ट होगा वो हम अगले लेक्चर के अंदर जो है वो सीखने वाले हैं सारा का सारा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।